कितने अर्न करे आपने उससे यूट्यूब से? उस टाइम पे 10-12 लाख के करीब एडसेंस से करा था। और आपने वो 15 साल में अचीव कर दिया। महीने बहुत का बड़ा 1 लाख हो गया था उस टाइम पे। लोग चाहते हैं कि उन्हें गूगल में जॉब मिले, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिले, ये उनका ड्रीम होता है, जहाँ पर उन्हें 40-50 LPA मिलता है। मुझे बस आप इतना बता दो कि यू आर अर्निंग मोर देन दैट एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। आप बताओ। हाँ, अगर 50 जो भी आपने LPS के नाम लिए हैं उससे तो बहुत ज़्यादा, मतलब मल्टीपल टाइम्स भी आप बोल सकते हो। मल्टीबैगर स्टॉक एग्जैक्टली क्या होता है? मल्टीबैगर स्टॉक को मैं ऐसे स्टॉक बोलता हूँ कि जो आपकी ना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। ऐसा एक स्टॉक मुझे मिला था जो 30,000 कन्वर्टेड इनटू 11.3 लाख रुपीज़। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट और जो गेस्ट है ही इज़ वेरी स्पेशल और मेरे डियर फ्रेंड है, नाम है रोचित सिंह। अगर मैं आपको उनके काम के बारे में बताऊं तो इंडिया में ही इज़ वन ऑफ फाइनेस्ट क्रिएटर्स इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। उनकी जो फॉलोइंग है इट्स मोर देन 2.5 मिलियन ऑल ओवर सोशल मीडिया। और ये जो पॉडकास्ट होने वाला है इसमें आप सीखोगे कैसे एक 21 ईयर ओल्ड ने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी अपनी लाइफ में एंड नाउ ही इज अ सेबी आरए। प्लस इस पॉडकास्ट को देखकर आपका इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड मनी से रिलेटेड पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, इसीलिए एंड तक देखना। तो रुचित, आपने बहुत ही यंग एज में एक ऐसी चीज़ अचीव कर दी है जो बहुत लोग ड्रीम करते हैं। जैसे आपके मोर देन 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम, बहुत बड़ी आपकी फ़ैन बेस है सोशल मीडिया पे। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये गाइड करो कि एक्चुअल में आपने स्टार्ट कहाँ से करा था और आपकी जर्नी क्या थी इससे पहले। जब मैं क्लास 8th-9th में था तो मैं बहुत छोटे से टाउन से आता हूँ, और यूपी बिहार में अगर आप पैदा हुए हो तो एक बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका एम होगा 10 में से 9 बच्चों का, वो होगा एक गवर्नमेंट जॉब। और जब भी आप एम करते हो फॉर एनीथिंग तो यू एम फॉर द हाईएस्ट। अब हाईएस्ट क्या होता है, IAS या फिर यूपीएससी आप कर सकते हो। तो मेरा भी यही गोल था कि लाइफ में यूपीएससी करनी है, और आई वॉज वेरी डैम श्योर कि यही करना है। मेरे पास बुक्स वगैरह भी, मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया था कि क्लास 8 से शुरू करते हैं तो एक हम निकालेंगे। मैं मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखता था। आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट। बट फिर 2017 के अंदर आता है यूट्यूब। ओके। उससे पहले एयरटेल था तो इतना डेटा महंगा था कि कभी हम यूट्यूब देख ही नहीं पाए। 2017 में जब जियो आया पहली बार, तो मैंने ब्लैक में एक सिम खरीदी थी, मुझे याद है 200 रुपये की। क्योंकि उस टाइम पे मैसेज ये आते थे कि भाई अगर आपने जियो की सिम डाल ली अपने फ़ोन में तो आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस आते थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने सिम खरीदी, डाली पापा के फ़ोन में और यूट्यूब देखना शुरू करा। मुझे पता चला कि आप अगर यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो तो आपको पैसे मिलते हैं। और मुझे वो एक परसेप्शन बैठ गया, ये तो बहुत आसान काम है कि वीडियो बनाने में तो क्या ही मेहनत लगती है। तो फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करी। उस टाइम पे वीडियो आप वही बनाओगे, उस टाइम पे एज पे आपको कुछ पता नहीं ना, इन्फॉर्मेशन, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट कुछ नहीं पता है। तो मैंने देखता था कि भाई अगर ये 5 क्वेश्चन आप आंसर कर दो तो आप इंटेलिजेंट हो। मैं इस तरीके क्वेश्चन देखता था वीडियोस, तो मैंने ऐसी 2-3 वीडियोस बनाई, नहीं चली। मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया, मैंने छोड़ दिया। 7-8 महीने बाद हमारे क्लास में बुक चलती थी एस चंद। तो उसका सल्यूशन ढूंढने का क्या तरीका था मुझे पता था, एक ऐप में सारी आंसर बुक थी। तो मैंने उसकी एक वीडियो बनाई, डाल दी। 2 दिन, 3-4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता देखा, कोई व्यूज़ नहीं है। 10-5 व्यूज़ है, वो भी मेरी बार बार देखे हुए। मैंने 6 महीने बाद यूट्यूब पे खोल के देखा, उस पर 500 व्यूज़ थे। मैं आज तक, मुझे उतनी खुशी भी उसकी कभी नहीं हुई है। मैंने दोस्तों को पार्टी दे डाली 500 व्यूज़ पे। उसके बाद मुझे लगा अब तो हो गया। फिर मुझे फिर यूट्यूब का एक नया रूल आया कि आपको 4,000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। उस टाइम मेरा वॉच टाइम था 200 घंटे का। मैंने कहा 200 घंटे का वॉच टाइम 6 महीने में हुआ है, तो मैंने कैलकुलेट करा, मैंने कहा बहुत साल लग जाएंगे। बट मैंने गिव अप नहीं करा। मेरा ये था कि दिन की एक वीडियो डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, है ना। उस टाइम पे कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा कम था, बट फिर भी बहुत था। बट ये एक एडवांटेज था कि कंपटीशन कम था, क्वालिटी का इतना इशू नहीं था। मतलब आज अगर आप अच्छा कैमरा माइक नहीं यूज़ कर रहे हो तो शायद आप इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। भुवन बाम सबसे बड़ा जो यूट्यूबर था वो भी फ़ोन से वीडियो बनाता था। तो देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन कि भाई हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। तो वैसे जर्नी स्टार्ट हुई और तब से कंटेंट ही बना रहे हैं। किस कैटेगरी में बनाया वो चेंज होता गया टाइम के साथ। ओके। ये देखो, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है इस बारे में। कंटेंट क्रिएशन ये एक बिजनेस है, आप मानते हो? हाँ, ठीक है। 100%। क्योंकि मैं भी एक कंटेंट क्रिएशन हूँ, मैं मानता हूँ कि इट इज़ अ हार्ड कोर बिजनेस एंड इट रिक्वायर्स योर स्ट्रेंथ। आपको पूरा स्मार्ट वर्क डेडिकेटली काम करना है यहाँ पर दिन भर, ठीक है, तभी वो चीज़ अचीव होगी। आपने वो चीज़ कर ली, ठीक है। बट क्या इसमें स्ट्रगल आया है? आपको लगता है कंटेंट क्रिएशन में क्या स्ट्रगल आ गया आपके साथ?
वो आप थोड़ा सा बताओगे तो बेटर है, क्योंकि आपने जो जर्नी इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करी है, 2 मिलियन इज़ अ बिग नंबर एंड यू आर यंग, ठीक है, बहुत यंग हो आप, ये ड्रीम ही होता है, ठीक है। तो वो कैसे अचीव करा उस बारे में बताओ, और आपकी फर्स्ट वीडियो क्या थी, जो अभी आपकी नीश है, इट्स स्टॉक मार्केट, राइट? तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में आपकी फर्स्ट वीडियो क्या थी, आपको ज़रूरी याद होगा, और आपने कैसे शूट करा था वो बताओ प्लीज़। तो मैं पहले आपको चैलेंजेस बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि वीडियोस वगैरह कौन सी वायरल हुई। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये आया कि जब मैंने स्टार्ट करा तो मैं, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था इतना, कैमरा वगैरह नहीं था, तो मैंने फेसलेस चैनल स्टार्ट करा। ओके। सब लगभग ऐसे स्टार्ट करते हैं क्रिएटर्स। अब मेरा जो चैनल है वो स्केल हो गया 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक। मैं मूवीज़ रिव्यूज़ डालता था, बट 2 प्रॉब्लम थी वहाँ पे। पहला, मुझे मूवी के रिव्यूज़ में मज़ा नहीं आता था, ठीक है। मैं वो कंटेंट बना रहा था क्योंकि वो कंटेंट बनाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि व्यूज़ आ रहे थे। बट मेरा खुद में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं मूवी देखूं। मैं मूवी ऐसे एंजॉय करने के लिए देख सकता हूँ कि धुरंधर आई है तो मैं देख के आऊँगा कि भाई क्या सीन था, मज़ा आया। बट मैं इतना ऑब्सेस नहीं हूँ कि इसके अंदर ये बैकग्राउंड म्यूजिक था, ये एंगल था, ये लाइटिंग थी, कि क्या करा है डायरेक्टर ने काम। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मज़ा आया मूवी देख के। बट आप एज अ मूवी रिव्यूअर आपको यही चीज़ें बतानी होती हैं। तो फर्स्ट आई वॉज नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस। वो एक रेपिटेटिव टास्क था तो मैं कर रहा था। दूसरा, मैंने ब्रांड बिल्डिंग नहीं करी। फेसलेस चैनल था ना, तो कल को अगर मैंने कोई वीडियो भी डाली तो मुझे कोई पहचान नहीं रहे, लोग मुझसे एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। कल को कोई दूसरा मूवी रिव्यूअर आएगा जो बेटर चीज़ें देगा तो मेरी ऑडियंस शिफ्ट होकर वहाँ चली जाएगी, और ये होने लगा था। एक टाइम पे मेरे 1 लाख व्यूज़ आते थे 24 घंटे में, वो गिर के 70 हुए, 50 हुए, 20 हुए, 15 हुए। तो मुझे ये चीज़ फील हो गई। फिर मैंने वो चीज़ कम भी कर दी, कंटेंट बनाना कम कर दिया। तो दिस वाज वेरी बिग चैलेंज। उसके बाद जब मुझे लगा कि स्टॉक मार्केट का कंटेंट बनाते हैं, तो मुझे पहला ये लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मेरा खुद भी इंटरेस्ट है। मैं कर तो पहले से रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट 2 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, कंटेंट तो नहीं बना रहा था, मतलब आई हैव सम इंटरेस्ट। दूसरा, उस टाइम मुझे पता था कि इस बार वो गलती नहीं करनी है कि फेसलेस चैनल बनाना है। मैं कहा इस बार तो चेहरा दिखा के करना है, लोगों को पता होना चाहिए कि रोचित कौन है। तो फिर मैं जॉब करता था। जॉब में मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया घर क्या पे। जॉब करते थे वैसे आप? जॉब वॉज कंटेंट मैनेजर ही जॉब थी, बट मैं ओके। वहाँ पे सेल्स करता था। एट व्हाट एज? मैं बीबीए के फर्स्ट ईयर में था उस टाइम पे, शायद आई जस्ट टर्न्ड 18 उस टाइम पे। हाँ, जुलाई में टर्न्ड 18 और शायद अगस्त या सितंबर अक्टूबर में ज्वाइन करा था। तो वहाँ पे मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, बट मैंने कहा कंटेंट बनाना है। तो मैं वापस आया, एंड उस टाइम पे मैंने एक गैप आइडेंटिफाई करा कि नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स ऑन इंस्टाग्राम। तो फिर मैंने बस स्टॉक्स के बारे में बात करना शुरू करी, और वो इतना बड़ा गैप था कि वो विद इन अ ईयर मिलियन तक स्केल हो गया, एंड फिर वो जर्नी कंटिन्यू रही। एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट वीडियो? फर्स्ट वीडियो वाज अबाउट कि भाई टॉप 5 स्टॉक्स के ऊपर थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट इट वाज अराउंड टॉप 5 स्टॉक्स, जो शायद PSU बैंक से ऐसे कुछ थी। और वो मैं यूट्यूब पे डालता था, इतनी अच्छी नहीं चलती थी। अब इंस्टाग्राम यूट्यूब में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर आपको ग्रो करना है, आपको फॉलो वर्दी कंटेंट बनाना पड़ेगा। राइट, राइट। अगर वो फॉलो वर्दी नहीं है तो नहीं चलेगा। सबसे पहले मैंने वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे जो वायरल हुई थी, मुझे याद आ गया। इट वॉज कि भाई शार्क्स जो हैं खुद पैसा नहीं बनाते हैं, उनकी कंपनी लॉस में है, दूसरों को जज करते हैं। तो ये मैंने ये वीडियो बताया मैंने भी बनाई थी। है ना कि इनका इतना लॉस, इनका इतना लॉस, इनका इतना लॉस है। उस पर आए 1 मिलियन व्यूज़, और मेरे फॉलोअर बढ़े शायद 150, 150। और मैं इतना डीमोटिवेट हो गया, मैंने कहा इस हिसाब से मुझे 1 लाख करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा। तो मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करना ही छोड़ दिया, क्योंकि स्टॉक वाली वीडियोस पे इतने व्यूज़ आते नहीं थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि चलो डाल के देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरे लिए यूट्यूब वॉज प्रायोरिटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं हमेशा से यूट्यूब कर रहा था। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो डाल दी कि चलो डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अपलोड करना भी आसान है, यूट्यूब पे टैग, डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ लगानी पड़ती है आपको। मैंने कहा डाल लो, चलो सेव फॉर लेटर करके ऐसे डाल दिया। और वो वीडियो फिर रातों रात, मतलब एक दिन के अंदर 1,000 हो गए, 5,000 हो गए, 10,000 हो गए। फिर वो वीडियोस डालता गया और चीज़ें चलती गई। अब बात करते हैं जो लोगों को सुनना होता है, ठीक है, उस बारे में बात करते हैं। आपने कहा कि आप मूवी रिव्यू करते थे, मुझे बस आप एज बताओ, आपकी एज क्या थी उस वक्त? मूवी रिव्यू करते टाइम आई गेस 15-16। यार 15-16 में इतना दिमाग तो मेरे पास भी नहीं था। मुझे नहीं पता लोग क्या कर रहे थे, पर चलो ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन है मैं आपसे वो पूछता हूँ कि मूवी रिव्यू में जो आपने पूरा टाइम जितने भी पीरियड पे आपने करा, वो
कितने अर्न करे आपने उससे यूट्यूब से? मैंने उस चैनल से करीब उस टाइम पे 10-12 लाख के करीब एडसेंस से करा था एंड कुछ ब्रांड डील्स। 10-12 लाख, ठीक है। हाँ ये उस टाइम एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत महीने का बड़ा 1 लाख नंबर। हो गया था उस टाइम पे। महीने का 1 लाख रुपए, ठीक है। मतलब अभी भी लोगों की ड्रीम जॉब होती है कि अगर 1 लाख रुपए मिल जाए तो वो खुश हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, राइट। और आपने वो 15 साल में अचीव कर दिया, बहुत बड़ी बात है। ओके, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो मुझे भी डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, पर आगे बढ़ते हैं इससे। अब मुझे बताओ आप कि आप कंटेंट क्रिएशन में चलो ठीक है, उससे पहले आपने कहा कि आप जॉब कर रहे थे, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट में ही कुछ जॉब कर रहे थे। वहाँ पर आपकी फर्स्ट सैलरी क्या थी? वहाँ पे फर्स्ट सैलरी वॉज 40,000 रुपीज़ पर 40,000 मंथ। रुपीज़। तो आपको एक खुद को भी शौक लगा होगा कि यार मैं एडसेंस में इतने कर रहा था पर अब यहाँ पर आ गया, बिकॉज यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग, ठीक है, आपको कुछ बेटर करना था, इस वजह से आप वहाँ पर आए। अब कंटेंट में क्या होता है ना, अब जैसे आपने बोला कि आपने इतना रेवेन्यू बनाया, जब आप कंटेंट बनाते हो ना कोई आपको कंपटीशन होता है। तो आप खुद को ये नहीं सोचते हो कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, आप हमेशा वो कंपटीशन पे आएगा तो यार कि इसके तो इतने आ रहे हैं, मेरे तो कम ही आ रहे हैं। तो यू आर ऑलवेज इन दैट फीलिंग कि आपको कभी भी लगता है यार ये भी तो बहुत कम है, कि यार इसकी तो बहुत फैन फॉलोइंग है, इसके तो कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, मेरे कमेंट क्यों नहीं इतने अच्छे अच्छे आते। तो कभी वो इतना फील नहीं हुआ कि यार आई एम डूइंग वेरी गुड। और बात रही कि जॉब क्यों करी, क्योंकि पहली बात वो मैंने बताया ना 1 लाख से 15,000 व्यूज़ हो गए थे, तो वहाँ पे एड रेवेन्यू भी ड्रॉप हो गया था। तो मेरा मोटिवेशन भी ड्रॉप हुआ है, प्लस मुझे ये लगा कि यार कंटेंट क्रिएशन में घर पे बैठ के कर रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा बाहर निकलना है। तो जो जॉब मैंने बताई वो स्टार्टअप था, और मैंने जैसे ही वर्ड सुना है स्टार्टअप, मैंने कहा यहाँ तो काम करना है, यहाँ तो कुछ तो क्रेजी होता है कि मैंने इतनी स्टोरी सुनी है स्टार्टअप में काम करा और ये हो गया वो हो गया, मैंने कहा ये तो यहीं काम करना है मुझे। ठीक है, तो फिर वहाँ पे काम करा, 1 साल तक वर्क फ्रॉम होम भी करा, एंड देन ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हो गई। ठीक है। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, अब मैं आपको पूछता हूँ कि आप कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट हुए, ठीक है, आपने कंटेंट क्रिएशन में एंटर कर लिया, तब आपका फर्स्ट आई गेस ब्रांड प्रमोशन ही होता है हाँ, सबसे पहले। आपका क्या अमाउंट था जो आपको फर्स्ट मिला था? अगर आपको अमाउंट नहीं बताना है, आप मोटिवेट करने के लिए किसी भी एग्जांपल दे दो, हम मैं समझ मैं लेंगे। मैं फर्स्ट बताता हूँ। तो फर्स्ट अमाउंट जो मैंने ब्रांड डील करी थी तब मेरे 2,000 फॉलोवर थे। ओके, ठीक, 2000, ओके। हाँ 2,000 फॉलोवर थे, तो मुझे एक ब्रांड डील आई, एक ब्रोकर था वाया वाया किसी से, उसने बोला 2,000 रुपये दूंगी। मैंने कहा ठीक है, 2,000 फॉलोवर 2,000 रुपये। हम्म। मैंने रील बनाई डाल दी। ओके, फिर मेरे 2-3 दिन के अंदर ही 10,000 हो गए, क्योंकि वो बहुत तेज़ से फॉलोवर बढ़ रहे थे। ग्रेट। तो उसने बोला फिर से करना है, मैंने बोला आप कितने दोगे, उसने बोला 2,000। मैंने कहा अब तो 10,000 फॉलोवर हो गए यार, अब तो ये अनफेयर हो गया मेरे लिए। तो उन्होंने बोला नहीं हम 2,000 ही कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया, फिर मैंने एजेंसी को रीच आउट करा, जिसमें से वन वॉज ओनो क्रिएटर्स। मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा है। तो फर्स्ट ब्रांड डील जो आई दैट वॉज 40,000 रुपीज़, और 40,000 रुपीज़ वॉज माई सैलरी। तो वो काफ़ी अनरियल पैसा होता है कि यार ये कैसे मिल रहा है, जो मैं पूरे महीने इतना काम करता था वर्सेस मुझे एक रील बनाने के इतने पैसे ऑफर हो रहे हैं। फिर 3-4 ब्रांड डील्स हुई 40,000। तो फर्स्ट पे चेक वॉज अराउंड 1.5 लाख रुपीज़, सेकेंड पे चेक वॉज अराउंड 3 लाख रुपीज़, और 3 लाख रुपये का जब चेक आया तो मैं बहुत डिसकम्फर्ट में हो गया, कि मुझे लगा कि यार आई डोंट डिजर्व इट। एक ये भी पैसा होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है ना, तो आप खुद को डाउट करने लग जाते हो कि यार ये इतना डिजर्व करता हूँ मैं क्या, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया यार। 3 लाख रुपए तो मैं ऐसा तो कोई काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं 3 लाख रुपए महीने मुझे मिलने लग जाएं। फिर धीरे धीरे रियलाइज़ होता है, एंड मतलब फिर आप खुद को समझते हो, एंड फिर वो जर्नी आगे कंटिन्यू होती चली गई। ग्रेट। एंड अभी जो आपके नंबर्स है इसके ऊपर तो हम बाद में आएंगे, उस पर बाद में बात करते हैं। बट अब जो हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक राइट टाइम होगा आपसे पूछने के लिए। देखो, आप अभी भी यंग ही हो, ठीक है, आपने ये सब 18 ईयर्स की एज में सब कुछ अचीव कर लिया। मुझे ये क्यूरियोसिटी हो रही है, क्योंकि मेरा माइंडसेट ऐसा था नहीं, ठीक है, ना ही मेरी सराउंडिंग ऐसी थी। आपकी सराउंडिंग भी मुझे नहीं लगता ऐसी थी, क्योंकि आप बिलोंग करते हो लखनऊ से, ठीक है। लखनऊ से भी एक बहुत छोटा सा टाउन है बिस्वा, वहाँ से करता हूँ, अच्छा, जाके वाह, पॉपुलेशन ओवरऑल 50,000 होगी। ठीक है, आप वहाँ से बिलोंग करते हो एंड नाउ यू हैव शिफ्टेड टू दिल्ली, ठीक है, अब दिल्ली में आ चुके हो। मुझे बस ये ट्रांजिशन जो आपने करा है, क्यों करा है वो समझना है, ठीक है, और क्या बेनिफिट मिलता है। ऐसा लोग क्या नहीं कर रहे थे वहाँ पर? आपके दिमाग में तो माइंडसेट आपका बन गया था कि यार मुझे कुछ करना है, और आप इसीलिए पहले बाहर निकल गए। मे भी लगता है मुझे अपने जॉब भी बाहर करी है, तो वो शिफ्ट क्यों आया? और आप क्या लगता है कि टियर 3 सिटी से टियर 2 टियर 3 सिटी से जब आप टियर 1 सिटी में होते हो, जैसे आप दिल्ली में आए, आपकी ग्रोथ में क्या डिफरेंस आया, आपके नंबर्स में क्या डिफरेंस आया, ये मुझे जानना है। मैं पूरी इसका रीज़न बताता हूँ क्या है। सो आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे ऐसा नहीं था पैसे का कमी थी, बट
पैसे की अबंडेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो जब आप अपने घर में कॉमन सी चीज़ें देखते हो कि यार मेरे घर की ना दीवारें चिकनी नहीं है ना, मैं बैठ के क्यों नहाता हूँ? जब बाकी बच्चे कुरकुरे चिप्स ला रहे हैं लंच में, तो मैं क्यों नहीं ला रहा हूँ? ऐसा नहीं कि आप ला नहीं सकते हो, बट एक आपको भी समझ में आता है कि इफ़ आई डिमांड दिस तो वो अनफेयर हो जाएगा। राइट राइट राइट। तो फिर एक ये होता है कि यार फिर वो एक भूख बहुत आ जाती है कि यार मुझे ना करना है, कुछ कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, यू नेवर नो, बट एक भूख होती है उस टाइम पे आती है कि यार वन डे आई विल डू दिस। तो हुआ ये कि जब 10th 11th में जब पैसे आने लग गए, तो हुआ ये था कि मैं समर वेकेशंस पे नहीं जाता था, ठीक है, कहीं नहीं जाता था। मतलब लोग जाते हैं ना नैनीताल और ये मनाली, मैं नहीं जाता था। तो जब मैं 11th में जब मेरे पास पेचेक आया, तो मैंने कहा अब मैं जाऊँगा घूमने, राइट। एंड थैंक्स टू माई पेरेंट्स, उन्होंने भी ना कभी रोका नहीं मुझे। मतलब मैं बोलता हूँ कि मैं जहाँ पहुँचा हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से पहुँचा हूँ, क्योंकि मुझे याद है मेरे क्लास 10 में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 90% आए थे। तो जब अगर आपके 90% आते हैं तो आपको मैथ्स ही लेनी होती है। मेरी भी मैथ्स अच्छी थी, मुझे भी लगा मैथ्स ही लेनी है, बट मैं 2-3 दिन मैथ्स में बैठा, मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे बैठूंगा तो मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, टाइम नहीं बचेगा, इतना टफ है, कैसे करूँगा। तो मैंने सोचा जो समर वेकेशन होता है उसमें मैंने प्लान बनाया कि यहाँ पे घर वालों को कन्विंस करूँगा, कॉमर्स में बैठते हैं। तो मुझने बहुत प्लानिंग करी कि ये करना है, वो करना है। मैंने पापा से बोला पापा सोच रहा हूँ कॉमर्स ले लूँ। तो मुझे लगा पापा डांटेंगे, पापा ने बोला ले लो। मैंने कहा ठीक है। मुझे फिर वो जब स्कूल खुला 1 जुलाई को, ये मेरा मैथ्स वाला है क्लास और ये कॉमर्स से, मैं इधर से उधर रुका ही नहीं, मैं डायरेक्ट कॉमर्स से बैठ गया, वहाँ पे अपना अटेंडेंस में नाम लिखवाया और वहीं बैठना शुरू कर दिया। तो दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। उसके बाद जब पैसे आने स्टार्ट हुए, मैंने कहा मुझे मनाली जाना है, क्लास 11th में हूँ, कौन से पेरेंट्स अलाउ करेंगे कि आपको जाना है, ठीक है। तो मैं और मेरा और एक पागल दोस्त, हम दोनों गए मनाली घूम के आए, फिर हम केदारनाथ घूम के आए। तो एक वो जो डर था ना कि आप बाहर जा सकते हो और बाहर के लोगों से इंटरेक्ट कैसे कर सकते हो, वो चीज़ हमने सीख ली कि अगर हम केदारनाथ हो आए हैं कोविड के टाइम पे और हम इतना दूर दूर घूम चुके हैं, तो अब मेरे लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये लखनऊ है, चंडीगढ़ है, नोएडा है, ये यहाँ है, आई कैन गो एनी वेयर। उसके बाद धीरे धीरे जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई तो मैं जाता रहा। दूसरा आपको एक क्वेश्चन था कि क्या इन्वायरमेंट में डिफरेंस होता है। तो जब आप छोटे शहरों में होते हैं और जब आप उन दोस्तों के साथ होते हैं जिनके साथ आप ग्रो हुए हैं, तो वो दैट इज़ अ फन इन्वायरमेंट, मतलब वो मज़े हैं इन रियल सेंस। बट वहाँ पे क्योंकि कंफर्ट जोन है तो ग्रोथ नहीं है, ग्रोइंग इन्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पे बातें अच्छी हैं, आपको मज़ा आएगा, आप इन्जॉय करोगे, आज भी अगर मैं जाऊँगा तो मुझे मज़ा आएगा, बट ग्रोथ नहीं है। तो उसके लिए क्या हुआ कि अब इससे बेटर क्या कर सकते हैं, मैंने बोला लखनऊ चल सकते हैं। लखनऊ गया, वहाँ पे भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है बिकॉज इन्वायरमेंट नहीं है। मैंने कहा और बेटर कैसे कर सकते हैं, मुझे एक वर्ड है स्टार्टअप। मैंने कहा कुछ तो सीखने को मिलेगा, एंड एक्चुअल में सीखने को मिला, ठीक है। फिर मुझे लगा कंटेंट क्रिएशन करनी है, वापस मैं लखनऊ आया। फिर मैं ये दिल्ली आता रहता था, तो काफ़ी इवेंट्स की वजह से आया, तो मुझे फील हुआ कि यार यहाँ पे अगर मैं रह रहा हूँ ना, आई मीट विद बेटर पीपल। होता क्या है कि जब मैं लखनऊ में हूँ, अपने घर पे रहता हूँ एंड अपनी टीम के साथ रहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, तो आई एम ऑन द टॉप कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट कर रहा हूँ, सब मुझसे अच्छा नहीं कर रहा है कोई भी। और वो एक ख़राब चीज़ है, राइट। इफ़ यू आर बेस्ट इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। और जब मैं फिर दिल्ली आता हूँ, यहाँ की इन्वायरमेंट में आता हूँ, तो मुझे फिर बहुत बड़े लोग मिलते हैं और वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल होता है कि यार दिस इज़ वॉट आई हैव टू अचीव। और वो जो भूख है, जो मैंने बोला था, जो बहुत छोटे पे आती है, वो कंटिन्यू रहती है। तो ये काफ़ी, मैं सबको बोलता हूँ कि भाई अगर आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, आप अपने होम टाउन में नहीं कर सकते, आप अपने घर पे नहीं कर सकते। जब तक आपको खुद खाना मिलता रहेगा ना, बना के देती रहेंगी, तब तक आप बड़ा नहीं अचीव कर सकते हैं। तो लीव योर होम, और तभी कुछ बड़ा अचीव कर सकता है। एटलीस्ट मैं तो ये मानता हूँ। काफ़ी सारे लोग अब डिजिटल एरा हो गया, बोलते हैं हम घर से ही करेंगे। भाई आप घर से भी कर लेना, बट एटलीस्ट फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर उस कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर आओ। रियल कनेक्शंस की बात ही अलग है। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो मतलब लेट सपोज आपने स्टार्ट तो लखनऊ में ही कर दिया था कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। तब आपके जो नंबर जो आपको मिल रहे थे, लेट सपोज आप जो भी अर्न कर रहे थे, उसमें क्या शिफ्ट आया है, कितना हो गया, इंटू 2 हो गया है, कितना हो चुका है, वो मेरे को जानना है। मतलब जो भी लखनऊ में था वो यहाँ आने के बाद आई वुड से 5x तो हुआ है। 5x हो गया। 5x हो गया। ओके ओके। एंड पर्सनल ग्रोथ में भी तो 5x हुआ है।
हर चीज़ पैसा नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैंने एक एक्स अमाउंट कमाया है तो उस एक्स अमाउंट की तो एक वैल्यू है, बट उस एक्स अमाउंट को कमाने में जो इंसान मैं बन गया हूँ तो मेरी भी तो एक वैल्यू है। तो एज अ पर्सन मैंने बहुत ज़्यादा ग्रो करा है और मेरे लिए वो ज़्यादा वैल्यू रखता है। मुझे ना एक चीज़ समझ आई आपकी बातों से, मैं वो एक बार मतलब पूरा समराइज़ करना चाहता हूँ। बहुत लोग क्या सोचते हैं, अगर सपोज करते हैं टियर 3 सिटी से कोई बिलोंग करता है, अगर उसने कुछ ऐसा अचीव कर लिया, लेट सपोज उसने एक्स अमाउंट इतना अचीव कर लिया, वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आसपास वो एनवायरनमेंट नहीं है कि उसे और चीयर अप करे, उसे दिखाए कि यार ये तो कोई भी कुछ भी नंबर नहीं है, राइट। और वही अगर वो टियर 1 सिटी में जाता है, टियर 3 से टियर 1 में जाता है, उसे पता चलता है कि ये जो मैं ईगोइस्टिक हो गया था, ईगो आ गया था मेरे में, ये टूट गया है। ठीक है, आपको भी शायद ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है। मैं जब मेरी सिटी से यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो मुझे लगा मैं तो यूं ही खुश हो रहा था, ये नंबर तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे नंबर सुनता हूँ मैं, मतलब करोड़ सुनना यहाँ पर मुझे लगता है कि लाखों के बराबर है, आपको राइट। सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूँ। आपका ना वर्ड ऑफ नॉर्मल चेंज। ओके। जैसे अगर आप किसी छोटे शहर में हो तो आपके लिए नॉर्मल इनकम ऑफ अ मंथ वुड बी 50,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। टियर 3 टियर 2 में भी ये बहुत एक्यूरेट है। किसी से पूछो कि भाई कितना कमाना चाहिए, बोलेगा 50,000, 1 लाख रुपए। किसी से पूछो कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए तो वो होगा भाई नेक्सॉन ले लेते हैं, स्कॉर्पियो ले लेते हैं, फॉर्चुनर ले लेते हैं, मैक्स टू मैक्स। अब आप टियर 1 में आ जाओ, जिस इन्वायरमेंट में अभी हम हैं, राइट। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो, यू विल नॉट थिंक बिलो मर्सिडीज कि भाई इससे नीचे तो क्या ही लेंगे, है ना। और इसके ऊपर ही आप सोचोगे कि यार इसके ऊपर कौन सा आता है, अरे डिफेंडर ले सकते हैं क्या, क्योंकि लोगों ने ले रखी है ना। आपको ऐसे मिलते हैं यार, ऐसे 4 लोग मिलते हैं जिनके पास है। तो आप कल को सोचोगे ही नहीं कि भाई मुझे एक गाड़ी लेनी है जिसकी कॉस्ट 14 लाख है, 15 लाख है, बिकॉज आपके लिए जो नॉर्मल का वर्ड है वो चेंज हो चुका है। चेंज हो और चुका है। इट इज़ फॉर एवरीथिंग। ठीक है, ये आपके कपड़ों से लेकर, आपके शूज़ से लेकर, आपके एक्सपेंस जहाँ भी आप करते हो, हर चीज़ का नॉर्मल चेंज हो जाता है। और जब वो नॉर्मल चेंज होता है तो जाहिर सी बात है आपको उसके लिए खुद को भी पुश करना पड़ता है कि टू सस्टेन दिस लाइफस्टाइल मुझे अपना भी लेवल ऊपर करना पड़ेगा। तो वो मोटिवेशन बहुत आता है। एंड जाहिर सी बात है अगर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रहोगे एक्सपेंस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। अगर और इससे बड़ी जगह जाओगे, फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, दुबई चले जाओ, तो वहाँ पे और नेक्स्ट लेवल चीज़ें मिलेंगी। तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि आई एम द बेस्ट प्लेस, इससे भी और बेटर चीज़ें करी जा सकती हैं। अब बात करते हैं आपके मेन बिजनेस की, विच इज़ कंटेंट क्रिएशन, आई एज्यूम। बात करते हैं कि आप कितना अर्न करते हो राइट नाउ। आपकी एज 21 ईयर्स है, एंड 21 ईयर्स की एज में लोगों को पता नहीं होता वो क्या करेंगे, या मे बी उनके फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं वो। बट आजकल इंडियंस के ड्रीम में क्या है कि उन्हें एक बढ़िया जॉब लेनी है, ठीक है। एमएनसी कंपनी उन्हें हायर कर ले, लेट सपोज लोग चाहते हैं कि उन्हें गूगल में जॉब मिले, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिले, ये उनका ड्रीम होता है, जहाँ पर उन्हें 40-50 LPA मिलता है। मुझे बस आप इतना बता दो कि यू आर अर्निंग मोर देन दैट एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। हाँ, अगर 50 जो भी आपने LPS के नाम लिए हैं उससे तो बहुत ज़्यादा, मतलब मल्टीपल टाइम्स भी आप बोल सकते हो। तो ग्रेट, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पिरेशन वाली बात है, मोटिवेशन वाली बात है बहुत लोगों को, जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि एट द एज ऑफ 15 आप 10 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे थे ईयरली। फिर आप बता रहे हो कि आप इतने मल्टीपल टाइम्स ऑफ आपकी इनकम हो चुकी है, अगर हम पिछले 5 साल में भी कंपेयर करें। मुझे आप ये बताओ, एट द एज ऑफ 15 आप मनी को कैसे मैनेज कर रहे थे, एंड अब कैसे कर रहे हो, मुझे ये जानना है। एट द एज ऑफ 15 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे आपने भी बहुत सारे स्टोरीज आपको पता है कि अगर किसी को लॉटरी भी मिल जाती है, लेट सपोज करोड़ ऑफ लॉटरी मिल जाती है, वो भी वो संभाल नहीं पाता है। जैसे एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, राइट, वो कौन बनेगा करोड़पति में जो जीता था, जिसे करोड़ रुपीज़ मिले थे, वो आज उसके पास कुछ भी नहीं है, ही इज़ इन डेट, ठीक है। तो मुझे ये जानना है कि आपने मनी मैनेजमेंट कैसे सीखा और क्या करा था आपने उस वक्त। अ, अब जब मैंने पैसे कमाना शुरू करा तो सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई कि मेरे पास ऐसे मीडियम ही नहीं थे जहाँ पे मैं पैसे खर्च कर सकूँ। ओके। क्योंकि मैं एक ऐसे शहर भी नहीं बोलते उसको, कस्बा बोलते हैं, टाउन, जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स तक नहीं है, बर्गर किंग तक नहीं है। मतलब इवन काफ़ी टाइम तक तो रेस्टोरेंट था भी नहीं। जो एक होता है ना रेस्टोरेंट में जाके पार्टी, रेस्टोरेंट भी नहीं था, वो भी मेरे सामने सामने खुला है कि चलो भाई पहला रेस्टोरेंट है हमारे टाउन का। तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे पैसे खर्च कर सकते हो। मतलब अगर आप 500 रुपये लेके गए हो तो आप 500 रुपये में तो इतना खा सकते हो कि आपके 5 दोस्तों का भी पेट भर जाएगा। तो देयर वॉज नो मीडियम टू स्पेंड मनी।
दूसरा कि आप जहाँ पे घर पे रह रहे हो तो कुछ आपका घर है, पेरेंट्स हैं, सब कुछ वो पे कर रहे हैं, आपकी फीस वगैरह, तो एवरीथिंग वाज सेव्ड, जितना भी पैसा था। कभी कभी हम क्या घुमाया करते थे कि हम लखनऊ चले गए तो वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत स्पेंड हो गया, बट ऐसा कोई मेजर था ही नहीं। मतलब आप सोच लो, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा था तो 5 रुपये ही खर्च होते थे, 95 रुपीज़ वॉज सेव। तो क्या हुआ, बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अभी बैंक बैलेंस जब बढ़ रहा है तो फिर एक ये आया थॉट कि अब इसके साथ क्या करना चाहिए। तो मुझे पता चला स्टॉक मार्केट के बारे में। ओके। और फिर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करी, ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत कमाया, फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करी तो कमाया, एंड उसको थोड़ा ग्रो करा, मल्टीफोल्ड करा। तो ये जर्नी फिर इस तरीके से कंटिन्यू हुई। पैसे को लेकर मैंने कभी डम डिसीजंस नहीं लिए, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ। देखो, आप खर्चा कब करते हो, जब आपके आसपास के लोग करते हैं, ठीक है। अगर आप आज के मतलब ऐसा होगा कि यार अगर मेरे आसपास के सारे लोगों ने रोलेक्स ले लिया ना, मैंने नहीं लिया, तो आई विल फील टेम्प्ट कि भाई मेरे पास भी तो होनी चाहिए। अगर सबके पास आईफोन से मेरे पास नहीं है तो मुझे लगेगा कि यार मेरे पास भी तो होना चाहिए। बट मैं तो एक ऐसी जगह ही रहता हूँ जहाँ किसी के पास कुछ नहीं है, तो मेरे अंदर कभी वो टेम्पटेशन आई नहीं कि मैं ये ले लूँ तो मैं सुपीरियर हो जाऊंगा। ये टियर 3 सिटी का बेनिफिट भी आई गेस कि आप ज़्यादा स्पेंड ही नहीं कर पाते, आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ स्पेंड करूँ। करेक्ट, मतलब ये है कि अगर आपके सारे दोस्त ही कैंपस के जूते पहन रहे हैं तो आपको भी कैंपस के जूते पहनने में कोई शर्म नहीं आएगी, है ना, तो आप भी वही पहन लोगे। प्रॉब्लम तो होती है जब आपके दोस्त नाइकी पहन रहे हैं, आप कैंपस पहन रहे हो। तो मेरे साथ तो हमेशा से ऐसे रहा कि सारे ही दोस्त कैंपस के पहन रहे हैं, तो अगर मैंने उससे भी थोड़ा सा बढ़िया पहना तो मैं भी हो गया, अरे भाई क्या पहना हुआ है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे साथ ये रहा कि कोई टेम्पटेशन मुझे कभी फील नहीं हुई, एंड मुझे आज भी कोई टेम्पटेशन ज़्यादा फील नहीं होती है अबाउट स्पेंडिंग मनी। एंड मे बी इट कम्स फ्रॉम माई पेरेंट्स। वो ऐसे जब मैं बड़ा हुआ तो वहाँ पे पैसे की काफ़ी वैल्यू होती है। एंड इसके ऊपर मैं बताता हूँ कि हाउ यू मैनेज मनी ना, ये आता है कि आपने पैसे की वजह से क्या चीज़ें देखी हैं, राइट। सो फ्रॉम मैंने चाइल्डहुड में ना बहुत सारी देखी हैं ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ पे पैसा ना होने की वजह से ना किसी ने कुछ बोला नहीं है, बट यू हैव फेल्ट कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, राइट। फिर वो फैमिली गैदरिंग्स हो या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि यार जैसे किसी ने बोल दिया कि आप मुझे कॉल कर देना, मैं गाड़ी से आपको पिक करने आ जाऊंगा, राइट। तो अब इसमें इंटेंशन उसका भी नहीं है, बट सम हाउ यू फील यार कि ये नहीं है। तो जब आप पैसा कमाते हो तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपके लिए पैसा एक आइडेंटिटी का पार्ट हो जाती है। जैसे दो लोग आपको मिलेंगे, एक लोग जो पैसा खर्च कर देते हैं, दूसरे लोग जो पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं, जिनको लगता है जिनके पास होता भी है यार बहुत पैसा है, बट उनसे वो लोग खर्च कर दो वो नहीं कर पाएंगे। तो जब आप उस कैटेगरी से आते हो ना जहाँ पे आपने पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा देखी है, तो व्हेन यू मेक मनी तो आप उस पैसे को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो कि मेरी वैल्यू खुद से नहीं आती है, पैसे की वजह से आती है। तो व्हेन यू स्पेंड मनी तो आपको ऐसा लगता है कि आई एम लूजिंग माई आइडेंटिटी। तो मैं उस सेकेंड पार्ट में आता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि इफ़ आई एम स्पेंडिंग मनी ऑन थिंग्स, इन्वेस्ट कर रहा हूँ अलग बात है, बट ऑन थिंग्स तो आई एम लूजिंग पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी। अब वो चीज़ गलत भी है कि यार अब खर्च ही नहीं करोगे तो कमा क्यों रहे हो, मैं धीरे धीरे उसको चेंज भी कर रहा हूँ, बट काफ़ी हद तक तो ये ऐसा ही रहा। जब तक अबंडेंस नहीं आती है तब तक तो मैं ऐसा ही इंसान था, अब धीरे धीरे दैट इज़ चेंजिंग थोड़ा बहुत। ओके। अब बात करते हैं कट्टू, आज की बात करते हैं, ठीक है। आप जितना भी अर्न करते हो, मुझे जानना है कि लेट सपोज यू आर अर्निंग 100 रुपीज़, आप 100 रुपीज़ अर्न कर रहे हो, किस पार्ट में आप इसे डिवाइड करते हो, क्या आपके एक्सपेंसेस होते हैं, कितना आप सेव करते हो, मुझे ये जानना है। सो इफ़ आई एम अर्निंग 100 रुपीज़ टुडे, मुझे लगता है अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इफ़ आई एम 100 अर्निंग 100 रुपीज़ तो उसमें से टैक्सेस ही ले गए 25 रुपये। है ना। तो एक पार्ट तो वहीं चला गया, जो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है ना। मुझे भी डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगा। मतलब ऐसा एक साल था, मतलब एक साल ऐसा था कि मुझे टैक्स भरना ही नहीं है, मेरी तो इनकम ही नहीं आती टैक्स ब्रैकेट में। अगला साल ऐसा हो गया जहाँ पे मैं सीए से बोल रहा हूँ टैक्स बचाना कैसे है, राइट। क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आया कि मैंने जितना पैसा कमाया मैंने खर्च कर दिया। अब मेरा टैक्स बन रहा है एक अमाउंट, अब वो टैक्स का अमाउंट भी मुझे अरेंज करना है, तो मैं वो फिर टैक्स का अमाउंट अरेंज कर रहा हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि 100 रुपये कमाए तो 25 तो वहीं चले गए, उसमें 18% जीएसटी भी अगर आप माइनस कर दो, तो मतलब ये समझो कि अगर 100 हैं तो उसमें 70 ही बचे हैं। मान लिया उसमें 70 रुपीज़ बचे हैं, देन यू टेक आउट एक्सपेंसेस जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, दैट वुड बी अराउंड 15 रुपीज़। अब आपके पास बचे 55 रुपीज़, करेक्ट है ना। हाँ। 55। उसके बाद मेरे खुद के एक्सपेंस 10 ही होंगे मुझे लगता है। देन जो 45 बचता है दैट आई इन्वेस्टेड इन स्टार्ट इनिशियली रियल स्टेट करा, बिकॉज
रियल स्टेट थोड़ा सा ज़्यादा मुझे इनिशियली बेटर लगा, एंड रियल स्टेट हो गया, फिर मुझे लगा कि रियल स्टेट का पोर्शन बन चुका है, अब मैं इक्विटी के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड ईटीएफ्स इस पोर्शन में डाल रहा हूँ पैसा। ठीक है। अब जैसे कि आपने बता दिया कि आपका क्या डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है। सो हम इन्वेस्टिंग की बात कर ही रहे हैं, तो मैं ऑडियंस को एक चीज़ बताना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत स्पेशल न्यूज़ है, एंड ही इज़ माई फ्रेंड, तो मेरे लिए भी स्पेशल है ये। तो मैं बताना चाहूँगा कि रोचित इज़ इंडियाज़ यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट सेबी आर ए। इन्होंने अभी सेबी आर ए ले लिया है। ही इज़ अ रिसर्च एनालिस्ट, तो कॉन्ग्रेट्स ऑन दैट। तो अब बात करते हैं कट टू इन्वेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। आप फेमस हो मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिए, ठीक है, एंड मल्टी बैगर स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो आप, ठीक है। मुझे आप बताओ कि मल्टी बैगर स्टॉक एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता एंड लोगों को भी नहीं पता कि मल्टी बैगर स्टॉक इन्वेस्टिंग किस तरीके से करी जाती है। तो प्लीज़ बताओ, ब्रेक डाउन करके बताना आप मुझे। मल्टी बैगर स्टॉक को मैं ऐसे स्टॉक बोलता हूँ कि जो आपकी ना लाइफस्टाइल चेंज करता है। ओके। अगर आज आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, और वो 15% रिटर्न देता है ऑन एन एवरेज, अगर तो 1,15,000 रुपये होगा। अगर आप 10 लाख रुपए करते हो तो वो करीब 1.5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप 1 करोड़ भी करते हो तो आपका 15 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। बट अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हो, कुछ भी खराब नहीं है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट, सेफेस्ट वे टू इन्वेस्ट। ओके। बट ऐसे करके आपका ना कभी लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा। ओके, ठीक। मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, मतलब आपको छोटे आदमी तो नहीं, आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, और 1 करोड़ पे अगर आपको 15 लाख रुपए मिला है, तो आपके लिए वो भी इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं है कि भाई मैं इससे तो पता नहीं क्या कर दूँ। तो कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं आएगा ना, मतलब आपका घर बदलेगा ना, आपकी गाड़ी बदलेगी ना, आपके रहने का तरीका बदलेगा। बट मल्टी बैगर स्टॉक्स क्योंकि वो बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न देते हैं, तो उसमें आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इंस्टेंसेस दूँ 30 साल पहले की, अगर आपने 1,000 रुपये में बोल रहा हूँ, अगर हेवल्स के अंदर लगाए होते तो आज आपके पास 5-6 लाख रुपए होते। देर आर सम स्टॉक्स जैसे पीआई इंडस्ट्रीज के अंदर अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे होते तो आज 63 लाख रुपीज़ होते। अगर टाइटन में आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे होते इन 2001, तो आज आपके पास करीब 10 करोड़ रुपए होते, राइट। 1 लाख 1.5 लाख% की रिटर्न दी है इन स्टॉक से, क्योंकि टाइटन का स्टॉक 1 रुपये से 3,700 रुपीज़ तक पहुंच चुका है। तो इन स्टॉक्स ने मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे 4-5 स्टॉक्स भी ढूंढ पाया तो दैट इज़ वेरी गुड। और मैंने क्यों यहाँ पे वर्ड बोला है 4-5, अब आप राकेश झुंझुनवाला को देख लो, उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 50,000 करोड़ रुपीज़ है, जिसमें से 18,000 करोड़ रुपए आता है एक स्टॉक से, टाइटन। उसके बाद ल्यूपिन है, टाटा मोटर्स है, एंड देयर आर अदर 2-3 स्टॉक्स जिससे उनका 90% 80% वेल्थ क्रिएट हुआ है। बट राकेश झुंझुनवाला ने क्या पूरी लाइफ में 5-6 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करा होगा? साल के 3-4 स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करते होंगे ना। अगर आप भी बोलो कि यार आई एम इन्वेस्टर, तो ऐसा तो नहीं आप बोलोगे 3 साल से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट ही नहीं करा। हर साल आप बोलोगे कि यार 4 स्टॉक्स में करा है, 5 स्टॉक्स में करा है, 3-4 महीने में एक स्टॉक में करते हो मिनिमम। तो उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है, बट उनकी लाइफ में 4-5 ऐसे स्टॉक्स हुए जो उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट बन गए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा ही रहता है कि मैं ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश करूं, क्योंकि 100% अगर राकेश झुंझुनवाला को पता होता कि टाइटन इतना बड़ा बनेगा तो वो उसमें इतना पैसा नहीं और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते, तो फॉर श्योर आपको नहीं पता होता है। बट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आई फाइंड दोज स्टॉक्स जो मुझे बहुत बड़ा पैसा बना के दें। ऐसा एक स्टॉक मुझे मिला था जो 30,000 कन्वर्टेड इनटू 11.3 लाख रुपीज़। अब दूसरे की खोज में मैं हूँ, उसके बाद भी मल्टीबैगर स्टॉक्स है बट उतना बड़ा नहीं हुआ। दैट वाज माय बिगेस्ट मल्टीबैगर जो 32 टाइम्स ग्रो हुआ है। तो इस तरीके के मैं चाहता हूँ 50x 100x स्टॉक्स कुछ मेरी लाइफ के अंदर आए जिससे मैं लाइफ चेंज कर सकूँ। ओके। तो आप ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हो, मतलब आपका क्या रूल होता है, गो टू क्या आपका रूल है जो आप फॉलो करते हो इन मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए? थोड़ा बता दोगे तो लोगों को भी पता चल जाए। अब देखो, इन्वेस्टिंग ना बहुत ही लॉजिकल है। इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं है कि यार लोगों को लगता है ना बहुत मुश्किल है या फिर ओनली एक्सपर्ट्स कैन डू दिस। अगर आप लॉजिकली सोचोगे ना तो यू कैन मेक मनी। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे बड़ी कंपनी का एग्जाम्पल देता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ आता है इन 1986 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस टाइम पे अगर आपने आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करा होता 10,000 रुपये, तो आज आपके पास करीब 8-9 करोड़ रुपए होते। नहीं सॉरी, 12 करोड़ रुपए होते। आपने बोला 1986 के अंदर नहीं इन्वेस्ट करना है, यू वेटेड 7 ईयर्स। उस टाइम पे क्या करती थी, विमल ब्रांड था रिलायंस का, कपड़ा बनाती थी, कपड़ा, टेक्सटाइल कंपनी। राइट आपने राइट। बोला यार टेक्सटाइल कंपनी तो क्या है, इन्वेस्ट करना नहीं करना। फिर
93 के अंदर दे इंटर्ड इनटू पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स. अभी भी पेट्रोल बिजनेस में ही नहीं आए, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में आए जो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स होते हैं. आपने बोला कि यार हाँ अब अच्छा लग रहा है, अगर उस टाइम पे 10,000 रुपये डाल दिए तो तब भी आपके पास 7-8 करोड़ रुपए होते. आपने बोला अभी भी नहीं करना है. 1997 का राउंड दे एंटर्ड इनटू रिफाइनरी बिजनेस. इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी इस्टेब्लिश कर दी जामनगर के अंदर. तब आपको लगा होता कि यार अब तो लाइफ चेंजिंग है, अब तो होगा बड़ा. तब भी इन्वेस्ट करा होता तो आज आपके पास 3-4 करोड़ होते, फ्यू करोड़. आपने बोला तब भी नहीं करना है. दे एंटर्ड इनटू रिटेल बिजनेस. ये जो आपका रिलायंस कम्युनिकेशन है 2002-3 के अंदर, तब इन्वेस्ट करा होता तब भी आज फ्यू करोड़ होते. 2017 में आपने इन्वेस्ट कर दिया होता जब उन्होंने जियो लॉन्च करा था, तब भी आपका 400-500% का रिटर्न होता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नेवर लेट एंड इट इज़ नॉट वेरी टफ. और अगर बात करें रियल मल्टीबैगर कैसे ढूंढते हैं, सबसे पहले आपको पेशेंट होना पड़ेगा. ठीक है. होता क्या है कि मार्केट में लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं एंड इम्पेशेंट होकर पैसा नहीं बना सकते. फॉर एग्जांपल 2007 से लेकर 2017 तक इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट जो रिटर्न्स है वो -4% थे. मतलब स्टॉक ग्रो ही नहीं हुआ है पूरे टाइम के अंदर. तो पहली बात तो पेशेंस लेके आओ, सबसे बड़ा की. दूसरा, आप लॉजिकली सोचो. लॉजिकल क्या है मेरा बोलता है मल्टी बैगर कि भाई मल्टी बैगर स्टॉक कैसे होगा. जब कोई आज मैं छोटी कंपनी आइडेंटिफाई करूं जो आज छोटी कंपनी है, आगे चल के बहुत बड़ी हो जाए. ओके. तो अब आप खुद को ये समझो कि भाई मैं शार्क हूँ. शार्क टैंक देख लो आप, थोड़ा सा आप उस फीलिंग में रहो. अब आप देखोगे यार ये छोटी कंपनी को मैं एनालाइज करता हूँ, तो अब कैसे एनालाइज करूँ. सबसे पहले आप देखोगे कि सेल्स ग्रोथ क्या है. ठीक है. अगर आज ही कंपनी 5% की ग्रोथ कर रही है, 7% की ग्रोथ कर रही है जब वो छोटी है, तो फिर ये आगे बड़ी कैसे बनेगी. तो सबसे पहले तो ग्रोथ देख लो फर्स्ट. सेकेंड, लुक फॉर एफिशिएंसी रेशियोज, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ये रेशियोज ये बताते हैं कि जो कैपिटल है, पैसा, इसका कितना बेटर यूज़ कर पा रहे हैं. ठीक है. मैं आपको पैसा देता हूँ, आप मुझे 5% रिटर्न बना के देते हो. अगर बिजनेस में लगा हुआ है वो पैसा उस कंपनी के अंदर, तो 20% रिटर्न बना के देते हैं. तो आप ये रेशियोज देख लो, एफिशिएंसी रेशियोज. ग्रोथ हो गया, एफिशिएंसी हो गया. एंड देन लुक फॉर शेयर होल्डिंग पैटर्न. क्या प्रमोटर स्टेक बेच रहा है, नहीं बेच रहा है. अगर प्रमोटर ने इनिशियली ही स्टेक बेच डाला है, तो फिर जब वो कंपनी बड़ी होगी तो प्रमोटर क्या करेगा. ठीक है. तो लुक फॉर दिस बेसिक फंडामेंटल्स. इसके अलावा भी आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. पेट्रोशियो सोर होता है एंड देयर आर ईपीएस देख सकते हो आप. ये देख सकते हो डिविडेंड कितना दे रही है, पी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है. एवरीथिंग लुक फॉर फंडामेंटल्स. ये इंपॉर्टेंट है. बट दिस ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% इन फाइंडिंग मल्टीबैगर स्टॉक. और ये करना बहुत ज़्यादा आसान है. आपको ऐसी मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो आपका ये काम अच्छा करती हैं. फंडामेंटली दे आर वेरी गुड, बढ़िया ग्रोथ, बढ़िया रेशियोज, एवरीथिंग इज गुड. बट इससे मल्टी बैगर नहीं बनता है. मल्टी बैगर बनता है एक रेवोल्यूशनरी बिजनेस आइडिया से. राइट. अब फॉर एग्जांपल टाइटन इतना बड़ा क्यों हो गया. राइट. क्योंकि जो ज्वेलरी मार्केट था वो पूरा अनऑर्गेनाइज था. टाइटन आया, बोला कि भाई मैं इसे ऑर्गेनाइज करूंगा. टाटा का ब्रांड है उसके पास, तो देयर इज ट्रस्ट. ज्वेलरी इज इक्वल टू ट्रस्ट. अगर ट्रस्ट नहीं है, नया ब्रांड आएगा कुछ. अब ज्वेलरी में तो आप ऑफर भी नहीं दे सकते ना. 10% फ्लैट ऑफ कमोडिटी है, आप मेकिंग चार्जेस से ही थोड़ा बहुत कमाओगे. तो एक ट्रस्ट था, एक ब्रांड था. और आज टाइटन इतना बड़ा बन चुका है. अभी भी बहुत बड़ा नहीं बना है, 5-7% ही मार्केट शेयर है ओवरऑल. अगर हम ये ज्वेलरी मार्केट में देखें, बजाज फाइनेंस इतना बड़ा कैसे बन गया, जहाँ बैंक्स ने बोला कि भाई हम तो लोन नहीं देंगे, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, आप अपने ITR दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ. बजाज फाइनेंस ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको फ़ोन लेना है, मैं आपको 20,000 का लोन दे देता हूँ, 10,000 का लोन दे देता हूँ. ये कर करके इतना बड़ा हो गया. राइट. HDFC बैंक, जहाँ दूसरे बैंक्स कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, HDFC ने बोला कि हम बैंकिंग को बेटर बनाएंगे. एंड HDFC इज़ द बैंक जिसने बैंक्स के प्रोसेस को इतना एक स्टैंडर्ड सेट करा कि दिस शुड बी द स्टैंडर्ड. तो अगर कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया है बिजनेस का, तो वो चेंज कर सकता है. फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, अच्छे फंडामेंटल से चीज़ें डिराइव नहीं होती हैं. मैं आपको एग्जांपल के लिए दूँ, कोल इंडिया साल का 33,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है. कंपनी की वैल्यू है 2.3 लाख करोड़. ऑन द अदर हैंड जोमेटो 150 करोड़ 200 करोड़ का प्रॉफिट करती है. मार्केट कैप है 3 लाख करोड़. ठीक है. तो हर रेशियो में, हर फंडामेंटल में कोल इंडिया इज बेटर. बट फिर भी कोल इंडिया का शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है, जोमेटो को बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि बिजनेस आइडिया अच्छा है. तो आप
बस ये देखो जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं। लोग बोलते हैं कि रोचित इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, ये सरिया बनाती है। मैंने कहा सरिया बनाती है, क्या नया कर देगी ये कंपनी, है ना? सरिया के अंदर सेमीकंडक्टर लगा देगी? नहीं ना। सरिया तो टाटा स्टील ही बनाता है ना, आप उससे क्या बेटर कर लोगे? टाटा स्टील के पास इतने बढ़िया रॉ मटेरियल ले सकता है, जितना सस्ता वो ले सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ अच्छी कर सकता है। ये सरिया कंपनी क्या बढ़िया कर देगी? देयर इज़ अ कंपनी जो टेक्सटाइल बनाती है। अब टेक्सटाइल क्या वो ब्रांड बनाती है? नहीं, ब्रांड नहीं बनाती, ऐसा नॉर्मल सा कपड़ा बना बना के दूसरे बिजनेस को सप्लाई करती है। क्या बड़ा कर लोगे आप? दुनिया में हज़ार कंपनी जो कपड़ा बनाती हैं। वो कंपनी क्या करती है भाई, वो एग्रीकल्चर में ये पेस्टिसाइड बनाती है, एग्रीकल्चर में ये करती है, केमिकल में ये करती है, दवाइयों के लिए एपीआई बनाती है। दीज आर कॉमन कंपनीज जो काम बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं। तो आपको कुछ ऐसे बिजनेसेस ढूंढने हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये बहुत स्केलेबल बिजनेस है। जैसे कुछ एग्जांपल, अगर कोई कंपनी डेटा सेंटर बिजनेस के अंदर है, वाटर इंफ्रा के अंदर है, ये सारी चीज़ें जो बहुत बड़ी होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। अब ग्रीन एनर्जी इज़ अ ग्रोइंग सेक्टर और इस सेक्टर को वैल्यूएशन भी अच्छी मिलेगी, शेयर भी भागेगा। अगर वो 10 करोड़ का भी काम करेंगे ना, उनका स्टॉक प्राइस 500 करोड़ का बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इतना अच्छा लिक्विडिटी सेक्टर है। तो लुक फॉर सेक्टर्स, लुक फॉर कंपनीज जिनके अंदर ग्रोथ हो सकती तो मुझे लग रहा है आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि इन्वेस्ट इन मॉडर्न बिजनेस रादर देन जो ओल्ड बिजनेसेस है जो उतने फैसिनेटिंग नहीं है। जो फैसिनेटिंग बिजनेस होगा, जैसे आजकल आपने बोल दिया फूड डिलीवरी ऐप्स वाला जोमेटो का आपने जो एग्जांपल दिया, बिल्कुल सही है कि आजकल लोग वही चाह रहे हैं कि ऐसे मॉडर्न बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो, वहाँ पर रिटर्न्स भी उन्हें बहुत फ्रीक्वेंटली जल्दी मिल जाते हैं। तो मे बी ऐसे ही करके मल्टी बैगर स्टॉक मिल सकता है उन्हें। बट फिर भी ना, लोगों का एक पर्सपेक्टिव मैं आपको बताता हूँ एज ए थर्ड पर्सन। स्टॉक मार्केट अभी भी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट में एंटर करेंगे तो लॉस ही होगा। तो आप इस पर्सपेक्टिव को क्लियर कर देते हैं। मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि इफ़ नॉट मल्टी बैगर स्टॉक्स, इफ़ नॉट इक्विटी स्टॉक्स, आप बताओ कि क्या दूसरा तरीका है? इज़ इट म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है, वहाँ से पैसा बनता है? मुझे बता दो आप। है। स्टॉक मार्केट में आपका लॉस होगा, डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे एंटर ओके। करा आपने मार्केट में। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2020 में करा होता, कोविड के पहले, मार्केट 30% क्रैश हो गया, 38%, तो वहाँ पे आपका लॉस हो गया। अगर उसके बाद आपने एंटर करा होता जब मार्केट अपने बॉटम पे था, आपने आंख बंद करी होती, मनवीर भाई मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आंख बंद करी होती और ऐसे स्टॉक उठा लिए होते कि चलो यहाँ उंगली आ गई, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, आपने पोर्टफोलियो आपका 100% अप होता, कोई भी स्टॉक खरीदा होता। क्योंकि मार्केट इतना गिरा हुआ था उस टाइम पे, सारे स्टॉक्स, मतलब आप भी समझो ना, टाटा मोटर्स 80 रुपये पे था, प्री स्प्लिट की बात करो, अभी बोनस आने के बाद एडजस्ट हुआ है, 1200 का हाई लगा के आया। टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक 12-15 गुना हो गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज 800 रुपये पे आ गया था, एंड उसके बाद ये 4000 तक गया है। अभी प्री स्प्लिट की बात कर रहा हूँ, 3000 तक। तो उस टाइम पे अगर आपने एंट्री करी हो तो आपका पैसा बना होता। बट अगर आपने 1 साल पहले एंट्री करी होती जब मार्केट अपने पीक पे था, आपने, मैं बोलता हूँ उस टाइम पे कैसा था, आंख बंद करके ऐसे स्टॉक्स उठाए। 1 साल पहले आपने फुल रिसर्च करी होती, है ना, आपने सारी किताबें पढ़ के भी स्टॉक्स उठाए होते, आप लॉस में होते। ठीक है। तो आप कितना पैसा बना रहे हो शॉर्ट टर्म के अंदर, इट डिपेंड्स कि भाई आप किस टाइम पे घुसे हो मार्केट के अंदर। बट अगर हम बात करें श्योर शॉर्ट पैसा बनाने की जिसमें आपको लॉस नहीं होगा, एंड दिस इज़ फॉर पीपल जो स्टॉक मार्केट को फुल टाइम प्रोफेशन की तरह नहीं देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सबको देखना भी चाहिए, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट मेड फॉर एवरीवन, है ना। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कुछ काम करते हैं, महीने का 10 लाख 20 लाख रुपए कमाते हैं और अपना 30-40% ऑफ इनकम इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब 5-6 लाख रुपए मार्केट के अंदर डाल देते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट उन सबको आउट परफॉर्म कर देगा जो मार्केट में फुल टाइम लगे हुए हैं, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कैपिटल लेके पूरे दिन ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है ना, वो अगर साल का 10% बनाएगा, 12% बनाएगा, तब भी उसका कॉर्पस बहुत बड़ा हो जाएगा, वो अमीर आदमी हो जाएगा, आप नहीं हो पाओगे। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन कि आप मार्केट के अंदर आओ। तो जो लोग मार्केट के अंदर फुल टाइम नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन 2 हैं। पहला है ETF और दूसरा है म्यूचुअल फंड। इसमें एक सही दूसरा गलत नहीं है, दोनों ही सही हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप इसमें स्प्लिट कर लो, 50-50 कर लो, 60-40 कर लो। आप खुद रिसर्च करोगे तो आपको खुद भी एक व्यू पॉइंट बन जाएगा, उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, हमारा जो इंडेक्स है जिसका नाम है सेंसेक्स, लॉन्च हुआ था 1986 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड उसी टाइम हुआ था, 100 की वैल्यू पे लॉन्च हुआ था, ठीक है।
80,000 के आसपास अभी ट्रेड करता है, 75 to 80,000। और अगर उस टाइम पे भी अगर आपने 10,000 रुपये इस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ दिए होते, तो आज आपके पास अराउंड 8 करोड़ रुपीज़ होते। ठीक है, क्योंकि 100 का इंडेक्स 80,000 हो गया। ठीक, ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगा है, मतलब अराउंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 साल हो गए, बट इंडेक्स में इन्वेस्ट करके पैसा बन जाता है। तो पहला, अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है, इन्वेस्ट इन निफ्टी 50, जो ETF आता है। निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज। अगर आपको लगता है कि यार, और ये निफ्टी 50 ऐसा है कि ये नहीं बर्बाद होने वाली। लोग बोलते हैं कि यार निफ्टी 50 डूब गया। मैं बोलूँगा भाई, अगर निफ्टी 50 डूब गया ना, तो आपकी जॉब भी नहीं रहेगी। मैं बोलूँगा भाई, अगर कल को रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद हो जाए, HDFC बैंक बंद हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि आप सुबह उठ के ऑफिस चले जाओगे? अगर चले भी जाओगे, आपकी सैलरी कहाँ आएगी? कल को अगर SBI बंद हो गया, टाटा मोटर्स बंद हो गया, मारुति बंद हो गया, तो आपको क्या लगता है कि बाहर गाड़ियों में आग नहीं लगी होगी? है ना? तो अगर वो हो गया, तो आप ये समझो कि फिर तो आपके पैसे की वैल्यू ही खत्म थी। तो वो अगर हो गया, तो फिर तो कोई ही नहीं बचा सकता। अब अगर कोई बोल दे कि भाई कोई आके बॉम्ब ही गिर जाए, फिर तो इतना पेसिमिस्टिक हो, तो फिर तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि भाई मार्केट पे इन्वेस्ट करो। बट अगर इकोनॉमी ग्रो होगी, तो ये सारी जो कंपनीज है, रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस एंड टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, दीज विल ग्रो। क्योंकि जब आप पैसा खर्च करोगे तो कहाँ जाएगा? इन्हीं कंपनीज के पास जाएगा, है ना? और ये कंपनीज ग्रो करती रहेंगी। कंपाउंडिंग करीब 12 से 15% की एवरेज रहता है। लास्ट 30-40 सालों का डेटा देखें तो अराउंड 13.8% का इंडेक्स का रिटर्न है, एंड इट इज़ वेरी गुड। और अगर आपको लगता है कि इंडेक्स से थोड़ा सा और बेटर मुझे रिटर्न चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड पे जा सकते हो। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। जैसे आपको लगा कि यार इंडेक्स में नहीं लगाऊंगा, मैं अपना पैसा रोचित को दे देता हूँ। ठीक है, रोचित इज़ अ म्यूचुअल फंड। ठीक है, और मैंने फिर बहुत सारे लोगों को हायर करा है जो रिसर्च करते हैं, एंड दे इन्वेस्ट इन अ स्टॉक। तो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड नहीं रिटर्न बना के देते हैं, बट कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो 22%, 23%, 24% रिटर्न बनाते हैं। बट ये भी खुद को प्रूव नहीं कर पाया ना, क्योंकि इंडेक्स तो 30-40 साल से 1986 से उसने खुद को प्रूव कर दिया ना, यार मैंने पैसा बना के दिया है और मैं देता रहूँगा आगे। म्यूचुअल फंड 5 साल से दे रहे हैं, 3 साल से दे रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो गुड। ETF भी अच्छा है, कोई सही गलत नहीं है, दोनों में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं भी दोनों में इन्वेस्ट करता हूँ। ग्रेट ग्रेट। अब मुझे आप ये बता दो, लोगों के लिए थोड़ा सा इजी कर देते हैं। लेट सपोज कोई मिडिल क्लास पर्सन है, उसने हर महीने 10,000 रुपीज़ सेव करता है, तो वो किस तरीके से डिवाइड करे म्यूचुअल फंड में या ETF में? आप वो बता दो, एक बार डाइवर्सिफिकेशन दे दो कि 10,000 रुपये कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से फंड्स में। ठीक है, अब अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो काफ़ी लोगों को ये भी डाउट आ जाता है कि भाई कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। हम्म। इस पे भी मैं बता देता हूँ। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू आर स्टूडेंट, इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मनी, तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंस। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता हूँ, काफ़ी इन्वेस्ट करता हूँ, बट एक्सपीरियंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे एक कॉलेज में गया था, वहाँ पे एक स्टूडेंट ने पूछा कि मेरे पास 5,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं, तो मैं इसका क्या करूँ? बहुत सारे पैनलिस्ट थे, किसी ने बताया ETF में डालो, बिटकॉइन में डालो, ये डालो। मैंने कहा भाई घूम के आओ, क्योंकि मेरी जो केदारनाथ की ट्रिप थी, उसकी कॉस्ट थी 6,500 रुपीज़। क्योंकि उस टाइम में बहुत टाइट बजट ही लेके चलते हो आप, ऐसे 5 स्टार में नहीं रुकते हो, तो आपको हर जगह जहाँ बच सकता है पैसा वहाँ बचाते हो आप। सस्ता से सस्ता स्टे, सस्ते से सस्ता खाना, हर चीज़ हमने करा। 6,500 रुपीज़ में मैं होके आया। अब अगर मैंने उस पैसे की SIP कर दी होती 2020 के अंदर, तो आज वो 20,000 होता, 30,000 होता। इंडेक्स में कर दी होती, 3-4 गुना हो गया। क्या चेंज हो जाता है मेरे लाइफ के अंदर? कुछ नहीं चेंज हो जाता। बट वो जो एक्सपीरियंस है ना, जहाँ मैं 2 दिन केदारनाथ रुक के आया हूँ टॉप पे, कोई रीज़न नहीं था। लोग आके दर्शन करके चले जाते हैं, हमने बोला रुक लेते हैं, रूम सस्ता है, 700 रुपये तो है, 2 दिन का रूम ले लिया हमने वहाँ पे 1,400 रुपये में, 2 लोग थे। तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दैट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय वैल्यू। तो अगर आप मतलब बाय मनी, तो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपने पैसा स्टार्ट करा है, आई वुड सजेस्ट कि आप एक्सपीरियंस पे खर्च करो, एंड जो भी चीज़ें आपको लगती हैं करो, क्योंकि मेमोरीज की कोई वैल्यू नहीं है ना। दूसरा, बट अगर आप पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हो, देन यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। मैं आपको बताता हूँ क्यों रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है, स्पेशली इस क्लास के लिए। क्योंकि आज अगर आप Tier 1 सिटी में किसी से पूछो, दे आर रनिंग 50,000, 1 लाख रुपीज़, जो अच्छा पैसा होता है। आज वो सिंगल हैं, ठीक है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, अभी उनके बच्चे नहीं हुए हैं, अभी उन्होंने घर ली नहीं है तो उसकी EMI नहीं जाती, गाड़ी नहीं ली तो उसकी EMI नहीं जाती। मतलब वो एक ऐसी एज पे हैं जहाँ आगे चल के उनके खर्चे बढ़ने ही वाले हैं, कम नहीं होंगे किसी भी चीज़ में। आज उनके पास कुछ नहीं बचता है, राइट?
उनके पास लोन भी है, हर एक चीज़ है। तो अगर आप इस कंडीशन में हो, यू हैव टू फिगर इट आउट कि भाई मैं इस कंडीशन से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। या तो आपको खुद को अपस्किल करना पड़ेगा कि भाई आपका इनकम लेवल बढ़ेगा, कुछ तो फिगर आउट करो बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। उस कंडीशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि यार मैं तो बचा ही नहीं पा रहा हूँ, तो खुद को आपको अपस्किल करना पड़ेगा ना, कि बचे आपके पास पैसा। बट वंस कि वो बचना स्टार्ट हो जाए आपके पास पैसा, कि भाई अब मेरे पास बच जाता है भाई, 30% सैलरी तो मेरी बच ही जाती है, और वो खर्चे मत करना जो, मतलब आई वुड रिकमेंड, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना करो, है ना। मेरा ये मानना है कि यार ज़िंदगी में मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाऊँगा, बट मेरा ये है कि यार ज़िंदगी में जितने मज़े आपके लिखे हैं और जितने दुख आपके लिखे हैं वो आप लेके ही जाओगे, है ना। कोई आपके हिस्से के मज़े छीन नहीं सकता है। तो आज अगर आपको लगता है कि भाई मैं ट्रेविस स्कॉट के कॉन्सर्ट में नहीं जा रहा हूँ, है ना, तो आप ये मत सोचो कि भाई मैं मिस कर रहा हूँ। हो सकता है कि यूएस में बेस्ट सिंगर के कॉन्सर्ट में आप हो क्या हो, है ना, 10 लाख रुपए खर्च करके हो क्या हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन माई लाइफ, इंटायर लाइफ, मैंने फेयरवेल अटेंड नहीं करा, मैंने फ्रेशर्स अटेंड नहीं करा, और ना अटेंड करते टाइम मुझे ऐसा कभी लगा भी नहीं कि आई एम मिसिंग ऑन समथिंग। मैं नहीं गया, मैंने कहा कौन ही जाए, काम कर लेते हैं। अब मैं कॉलेजेस में जाता हूँ एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है। अब वो भी एक फीलिंग है, वो भी एक मज़ा है। मैं कभी भी क्लब्स नहीं जाता, ठीक है। मेरे दोस्त जाते थे, सब पार्टी करते थे, सब मज़े करते थे, मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने दिल पे पत्थर रख के रोका, मुझे नीड ही नहीं फील हुई कि मुझे जाना चाहिए। मैं दुबई के क्लब में पार्टी करके आया। तो आपके हिस्से के मज़े आपसे कोई नहीं छीन सकता। जितनी आपकी लाइफ में लिखे हुए हैं ना कि भाई आप ये मज़े करोगे, तो इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट टुडे, कल वो और बेटर होगा आपके। और एज वेज ऐसा नहीं होता कि भाई 21-22 में ही हो सकते हैं, 30 में नहीं हो सकते हैं, हर जगह हो सकते हैं। तो पहली बात तो वो मत करना जब आप कमाना शुरू करते हो कि भाई ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं। डोंट गेट इनटू दैट थिंग कि भाई पैसा उड़ा देते हैं। पैसा बचना स्टार्ट हो गया अब आपके पास। अब आपके पास 10,000, 20,000 रुपये या 5,000 रुपये एक बचता है आपके पास सर्टेन अमाउंट। अब वो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। और कहाँ इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ उसमें, ठीक है। किसी भी इंडेक्स फंड में कर दो, किसी भी म्यूचुअल फंड में, ऐसा नहीं किसी में भी कर दो, बट थोड़ा सा रिसर्च कर लो कि यार इसने लास्ट 10 सालों में कितने रिटर्न दिए हैं। अगर इसने 10 सालों में 20-22% रिटर्न दिए हैं, 15-17 रिटर्न दिए हैं, तो वो अच्छा ही होगा, तभी तो उसने 10 साल में इतना अच्छा रिटर्न परफॉर्म करके दिया। आप इन्वेस्ट कर दो। अगर बिल्कुल ही नहीं है, समझ में आ रहा है, तो निफ्टी 50 की ETF में इन्वेस्ट कर दो, निफ्टी 20 आता है, ओके। इन्वेस्ट इन दैट एंड वर्क ऑन कि भाई ये मैं 5 का 20,000 रुपये कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। और वो 5 का 20,000 रुपये SIP आपका काम से आएगा। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर एक्टिव इनकम कि भाई ये कैसे बढ़ सकती है। अगर एक्टिव इनकम आपने बढ़ा ली, ठीक है, 5 का 50,000 की SIP करना शुरू कर दी, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। 5,000 की भी अगर SIP करते हो तब भी 2-3 करोड़ रुपए हो जाएंगे, बट वो 30 साल बाद होंगे। अगर आप उस चीज़ में खुश हो कि हाँ 30 साल बाद होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको 30 की जगह 10 में चाहिए, तो भाई वो SIP 5 की जगह 50 करनी पड़ेगी। और वो कैसे होगी, वो स्टॉक मार्केट से नहीं होगी, वो जो आपकी एक्टिव इनकम है आपको उससे करना होगा। तो मेरा ये व्यू है जो लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। और आपने जो मे बी ऑफ टॉपिक जाके जो बात करी है कि इन्वेस्ट इन योर एक्सपीरियंस, ठीक है। इफ़ यू आर यंग, आप अपने एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट कर दो। ज़्यादा मत सोचो कि मुझे आज ही इन्वेस्ट करना है, अगर मैं आज इन्वेस्ट करूँगा तो मैं इतने साल बाद जाके करोड़पति बन जाऊँगा। ये अभी मत सोचो, ठीक है। इफ़ यू आर इन कॉलेज, अगर आप अभी स्टूडेंट हो, मत सोचो। ये बिल्कुल सही बोला आपने। और मुझे इससे एक एग्जांपल याद आ गया जो आपको भी पता होगा, जो विजय केडिया जी ने बोला था, बहुत फेमस उनकी वीडियो है। उन्होंने कहा था कि लोग आजकल पता नहीं क्या करते हैं, कॉन्सर्ट की 1-1 लाख रुपए की टिकट ले लेते हैं, कोल्ड प्ले की टिकट ले लेते हैं, और उन्हें लगता है मज़े कर रहे हैं। कॉन्सर्ट कितने ही घंटों का आता है, 3-4 घंटे का होता है, और उसमें आप 1-1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। इससे अच्छा इन्वेस्ट इन योर एक्सपीरियंस। वो 1 लाख रुपए आप चाइना चले जाओ। उन्होंने ये एग्जांपल दिया था कि आप चाइना चले जाओ, क्योंकि चाइना, सबको पता है कि चाइना बेटर है इंडिया से एंड बहुत आगे है। आज हम इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, फोर्थ है, हम लार्जेस्ट फोर्थ है, मतलब पूरे वर्ल्ड में। बट क्या हम कंपेयर कर सकते हैं चाइना से? क्या हम कंपेयर कर सकते हैं जापान से? नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो किया है, टेक्नोलॉजी जो उनके पास है वो नहीं है हमारे पास। तो वहाँ पर एक्सपीरियंस कर दो। आपने जो एग्जांपल दिया केदारनाथ का, ऐसे ही मेरा एक एग्जांपल है गोवा का, कि जो मैंने 10,000 रुपये की एक ट्रिप करी थी गोवा की, ठीक है। 6 डेज़ की थी ट्रिप, थी वो, सिर्फ 10,000 रुपये में करी। तो मुझे पता है कि मैंने क्या एक्सपीरियंस करा है, और मैं चाहता हूँ कि लोग भी वो एक्सपीरियंस करें। आप अपने आप को टारगेट दो 10,000 रुपये का या 5,000 रुपीज़ का, कि उसमें मुझे एक ट्रिप करनी है, राउंड ट्रिप करनी है।
तब आपको पता चलेगा। यहाँ पर लोगों का क्या लग रहा है कि मज़े कर रहे हैं, आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया, लोगों को ये लग रहा है कि मैं मज़े करके आया, बट यहाँ पर आप बहुत चीज़ें सीखते हो। यू विल लर्न अबाउट मनी मैनेजमेंट। आपको पता चलेगा कि आपने 10,000 रुपये में आपको वापस भी आना है, तो आपके पास सिर्फ 1,000 रुपये ही है आज रात के लिए कि हाँ मज़े करने के लिए, उससे ज़्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा स्पेंड कर दिया तो घर नहीं जा पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें समझना। बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया आपने। अब बात करते हैं, आपने जितनी भी चीज़ें बताई ना, इसमें यू हैवन टॉक्ड अबाउट क्रिप्टो, ठीक है? तो मैं जानना चाहता हूँ आपका क्रिप्टो के ऊपर क्या टेक है, बहुत ही शॉर्ट में मुझे बताओ, क्योंकि आप इक्विटी इक्विटी करते हो वैसे भी बहुत ज़्यादा आप, बट यू डोंट टॉक अबाउट फॉरेक्स और मे बी यू डोंट टॉक अबाउट क्रिप्टो, क्यों? मैं बताता हूँ। क्रिप्टो से पहले मैं अभी कॉन्सर्ट वाली बात पे, तो मैं एक मेरे दिमाग पे थॉट आया कि आप ना कभी भी इन सारी चीज़ों में जाते हो बिकॉज ऑफ ए पीयर प्रेशर। ठीक है, देखो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो इट डजेंट मैटर कि आप कॉन्सर्ट में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मतलब मैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपने 10,000 का टिकट कर रहे हैं, 1 लाख का टिकट खरीदा, अगर आप अंदर पैसा है इट डजेंट मैटर। बट अगर आप पैसे, अभी तो EMIs पे लोग जाते हैं भाई, मतलब ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे लोगों ने लोन लिया हुआ है टिकट पे जाने के लिए। आई वुड से कि अगर आप अकेले तो गए नहीं होगे कॉन्सर्ट में, है ना, अकेले गए हो तो भाई फिर तो आप भगवान मानते हो सिंगर को, तो फिर बात ही अलग है। बट आप अपने पीयर प्रेशर की वजह से होगे, जहाँ पे आपका एक फ्रेंड सर्कल है जिन्होंने बोला कि भाई कॉन्सर्ट में चलते हैं, आई वुड से कि चेंज दैट फ्रेंड सर्कल। ठीक है, काफ़ी सारे लोग ऐसे दोस्त बना लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। मत बनाओ वैसे दोस्त। बहुत सारे लोग ना चीज़ करते हैं कि भाई हमारा फ्रेंड सर्कल तो ऐसा ही होना चाहिए, होगा, उसके फायदे भी हैं उसके नुकसान भी हैं, नुकसान क्योंकि भी अगर उसने बोल दिया ना कि भाई टिकट्स बुक कर दिए हैं 80,000 रुपीज़ के, 7,000 रुपीज़ पर हेड आया है, तो अब वो 7,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। आप वहाँ पे बैक ऑफ नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास तो नहीं है। तो आई वुड से कि भाई आप जो फ्रेंड सर्कल बना रहे हो वैसा बनाओ जहाँ पे पैसे की वैल्यू करी जाती है, ठीक है, वैसा बनाओ जहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई अमीरी गरीबी वाली चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे पैसे की वैल्यू होती है, जहाँ पे बिजनेस की बातें होती हैं, जिस फ्रेंड सर्कल में आप ग्रो कर सकते हो। मतलब मैं ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि भाई हमने पूरे महीने काम की बात करी है, ग्रोथ की बात करी है, एक दिन 2 दिन हमने पार्टी की भी बात कर ली है, हम वहाँ भी पैसा उड़ा के आ गए। दैट इज़ अ बैलेंस जो मुझे लगता है हर इंसान को देना चाहिए। और अभी बात हुई क्रिप्टो की, क्रिप्टो की बात नहीं करते। अब क्रिप्टो में प्रॉब्लम क्या है कि क्रिप्टो की ना खुद कोई इनहेरिट वैल्यू नहीं है। तो जब आप मुझसे पूछते हो कि रोचित क्रिस क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे पास ज़्यादा एनालाइज करके आपको बताने के लिए है नहीं, क्योंकि डिमांड सप्लाई पे सारा गेम है। बट वहीं अगर हम कंपनी की बात करें, अगर आपने बोला कि रोचित एप्पल में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, ठीक है एप्पल, अब मैं इसके बारे में एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपको बता सकता हूँ कि यार एप्पल की अभी प्रॉफिट ये है, रेवेन्यू ये है, फ्यूचर रेवेन्यू ये हो सकता है, कंपटीशन ये है, 10 चीज़ें हैं टू स्टडी, एंड एप्पल का एक्चुअल बिजनेस है। ओके। एक इनहेरिट वैल्यू है जो आएगी, अगर मैं एप्पल का स्टॉक लेता हूँ तो मुझे एक डिविडेंट है जो हर महीने क्रेडिट होगा या हर क्वार्टर क्रेडिट होगा, हर साल क्रेडिट होगा, देयर इज इंट्रिंसिक वैल्यू। क्रिप्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं बोलूँगा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, बट इन्वेस्ट वो पैसा करो जो अगर ज़ीरो भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब यू कैन इन्वेस्ट फन मनी। हाँ, और आपने बोला शॉर्ट में करो, तो मैं सिंपल बोलता हूँ कि देखो क्रिप्टो, आज हम 2025 में बैठे हैं, आज से 10-20 साल बाद, जितने भी साल बाद, या तो क्रिप्टो यहाँ से 100x हो जाएगा, ऑप्शन है यही होगा, या तो ज़ीरो हो जाएगा, ऑप्शन बी, बीच का कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो इफ़ यू आर रेडी विद बोथ कंडीशंस कि भाई 100x हो गया तो ये तो सब तो चाहते हैं कि 100x हो जाए, बट आर यू रेडी विद सेकंड कंडीशन जहाँ पे मैंने बोला ज़ीरो हो जाएगा? अगर आप उसके लिए भी रेडी हो, वो पैसा आप लगा दो, जो फ़र्क नहीं पड़ता ज़ीरो हो जाए। और फ्रैंकली अब मैंने क्यों इन्वेस्ट करा था, मेरा सिंपल सी रीज़न था, मैं काफ़ी बार फिल्मी हो जाता हूँ, है ना, काफ़ी मेरे बाद मेरा लॉजिकल दिमाग ऑफ हो जाता है, मैं ऐसे फिल्मी डायलॉग मार, मैंने बोला यार कल को बच्चे ना ये नहीं बोलें कि पापा ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करा। मैंने कहा कुछ तो डाल ही देते हैं, कल को नहीं चला तो भूल जाऊंगा मैं भी कि अरे यार, क्योंकि छोटा अमाउंट डाला है कि कोई बात नहीं, मैं भी भूल जाऊंगा कि बहुत लोगों के साथ हो जाते हैं भाई, लोगों ने सहारा में इन्वेस्ट करा है, पता नहीं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा है, हमारे पेरेंट्स ने भी तो करा है, तो मैंने भी क्रिप्टो में करा था भाई, भूल गए, बात खत्म। बट अगर वो कहीं 100x हो गया तो फिर ये हो जाएगा कि यार हमने तो इन्वेस्ट ही नहीं करा। तो कुछ ना कुछ अमाउंट डाल दो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इन सारी चीज़ों में, और डाल के भूल जाओ। मैं तो मैंने 2022 में इन्वेस्ट करा था और मेरे तो ऐप ही डिलीट हो गया था।
आईफोन में जब आप ऐप ना यूज़ करो बहुत टाइम तक तो अनइंस्टॉल हो जाता है अपने आप, तो मेरा अनइंस्टॉल हो गया था। फिर जब क्रिप्टो बढ़ा तो मैंने फिर से ऐप डाउनलोड करा, देखा मज़ा आ रहा है भाई, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। अभी क्रिप्टो फिर से गिर गया, मैं फिर छोड़ दिया। अब मैं खुद नहीं खोल के देखता हूँ। तो भूल जाओ, इन्वेस्ट करो, भूल जाओ। तो लेट सपोज कोई बिगिनर एंटर कर रहा है मार्केट में, तो आप उसको सजेस्ट करोगे कि यार, आप अगर वो इंडियन मार्केट में एंटर कर रहा है इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो आप उसको सजेस्ट करोगे कि आप क्रिप्टो में भी जाओ, या आप उसको बोलोगे कि प्लीज़ आप पहले ये एक्सप्लोर कर लो, इंडियन मार्केट एक्सप्लोर कर लो, बाद में क्रिप्टो में आना? और ये तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये होगा कि जब उसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, क्या आप रेकमेंड करते हो ट्रेडिंग करना? इन्वेस्टिंग ओवर ट्रेडिंग है आपके लिए, या फिर ट्रेडिंग ओवर इन्वेस्टिंग है? मुझे ये जानना है। ठीक है, अभी अगर क्रिप्टो वर्सेस इक्विटी मार्केट की बात करें तो आई ऑलवेज बिलीव इन कंपाउंडिंग। ठीक है, मैंने इक्विटी क्यों चूज़ करा, क्रिप्टो भी एक ऑप्शन था जहाँ मैं जा सकता था। मुझे ये था कि अगर मैं किसी कंपनी के बारे में स्टडी कर रहा हूँ आज, और अगर मैं काम अगले 10 साल तक करता हूँ, तो 11वें साल मैं बहुत अच्छा हूँगा। ठीक है, और आपको किसी भी चीज़ में बेस्ट होने के लिए, टॉप पे जाने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो काम रोज़ कर रहे हो तो इवेंचुअली यू विल रीच देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। इसीलिए मैंने स्टॉक इन्वेस्टिंग शुरू करी है, ताकि अब जैसे एक रिसर्च है कि आपको किसी भी स्किल में 95% लोगों से बेटर होने में कितना टाइम देना होता है। कोई रिसर्च नाम नहीं याद आ रहा है, अगर लगा देना एडिटर भाई, कि कितना टाइम लगना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रनिंग करता हूँ तो मुझे 95% लोगों से बेटर रनर बनने में कितना टाइम लगेगा, या फिर अगर मैं गिटार बजाता हूँ तो 95% लोगों से बेटर गिटार बजाने में मुझे कितना टाइम लगेगा। एंड इट कम्स अबाउट कि अगर आप साल के 100 घंटे दे देते हो किसी भी एक स्किल को, तो आप 95% लोगों से बेटर हो जाओगे। एंड इट कम्स अराउंड 18 मिनट्स अ डे। अगर आज आप 18 मिनट गिटार बजाना शुरू कर दो, 1 साल बाद आप दुनिया में 95% लोगों से अच्छा गिटार बजा रहे होगे, मुझसे, इनसे, 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 क्योंकि जैसे आपने 18 मिनट दिए, 1 साल बाद हम लोग ऐसे बैठे होंगे, अरे भाई ये तो बताया ही नहीं था आपने। तो कंपाउंडिंग स्किल में भी बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट करती है। तो इवन टुडे अगर मैं इक्विटी इन्वेस्टिंग में दिन का 1 घंटा भी दे रहा हूँ, 2 घंटा दे रहा हूँ, मैं 10 साल तक देता रहूँगा। 11th ईयर आई एम अनबीटेबल। क्रिप्टो में मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, एक मेरा गलत पर्सपेक्टिव हो सकता है, एवरीथिंग इज अबाउट पर्सपेक्टिव, मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि यार क्रिप्टो में मेरी ये कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज अगर मैं ये कॉइन एनालाइज कर रहा हूँ, कल को मैं ये कॉइन एनालाइज कर रहा हूँ, तो मेरा ये ब्रेक हो जाएगा। तो आई ऑलवेज बिलीव इन कंपाउंडिंग। तो मैंने इक्विटी मार्केट को चूज़ करा है। क्रिप्टो इज ऑल्सो वेरी गुड करियर ऑप्शन, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ क्रिप्टो कर रहे हो बर्बाद है, बढ़िया चीज़ है, अभी स्टार्ट हुई है, आगे चल के बहुत बड़ी हो सकती है। इवन हो सकता है कि इक्विटी से बेटर करियर ऑप्शन क्रिप्टो हो सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस क्रिप्टो है। दूसरा आपने बोला व्हाट यू रिकमेंड, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। हाँ, एंड मेरा पर्सनल प्रेफरेंस इक्विटी है। क्रिप्टो आप चाहो तो कर सकते हो, पर्सनली आई लाइक क्रिप्टो इक्विटी। अभी आपको दूसरा क्वेश्चन था कि इन्वेस्टिंग आप करना चाहोगे, ट्रेडिंग करना चाहोगे। अब देखो, इन्वेस्टिंग इज फॉर वेल्थ क्रिएशन। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने ट्रेडिंग करके कोई बहुत बड़ा पैसा बनाया हो। एक सबसे बड़ा पैसा बनाया है जॉर्ज सोरस ने, $1 बिलियन इन अ ट्रेड। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ कितने, $195 बिलियन है पर्सनल नेटवर्थ। तो इन्वेस्टिंग से ही बना है। मतलब अगर आप देख लो तो 200-300x का डिफरेंस। इंडिया में भी देख लो, आपको एक ट्रेडर जिसने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए हो सोशल मीडिया पे ही मिलेंगे, है ना। रियल वर्ल्ड में अगर आप जाते हो तो आपको जिन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए कमाए हैं, दे ऑल आर इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टिंग में बहुत बड़ा पैसा है। ट्रेडिंग कैन बी डन फॉर शॉर्ट टर्म इनकम, ठीक है, बट ट्रेडिंग से भी पैसा बनाना आसान नहीं है। ठीक है, आप ये समझो कि अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वो चीज़ करो, वरना पैसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आपको भूख लगी है, आपको पेट भरना है, तो आपके पास खाने के लिए सैलड भी है, खाने के लिए दाल भी है, खाने के लिए चिकन भी है, खाने के लिए 10 चीज़ें भी हैं, पूरा मेन्यू है, 100 चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से पैसा कमाने के लिए भी ट्रेडिंग बस एक मेन्यू में ऑप्शन है। तो अगर आपको वो ऑप्शन पसंद है तो आप आ सकते हो। इट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। और ऐसा भी नहीं है कि वही खा के आपका पेट भरेगा। 10 चीज़ें जो आपको पैसा बना के दे सकती हैं। पीपल मेक मनी इन एवरीथिंग। लोग कूड़ा बेच के भी पैसे कमाते हैं, और कूड़े को एनर्जी में कन्वर्ट करके भी पैसे बनाते हैं, पानी को फिल्टर करके भी पैसे बनाते हैं जो गंदा पानी होता है, और साफ़ पानी करके भी बेच के पैसा कमाते हैं। तो पैसा कमाने 10 तरीके हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि भाई अगर आपको सच में पैशनेट हो आप ट्रेडिंग के लिए, तो आओ, वरना आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ और कर लो। बिल्कुल सही। और आपके आंसर से मुझे ये पता चल रहा है कि यू प्रेफर
इन्वेस्टिंग ओवर ट्रेडिंग, राइट? और मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने भी ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो ट्रेडिंग से पैसा बना रहे नहीं बना रहे, इतना तो मुझे आइडिया नहीं, बट उनका जो एलोकेशन है ज़्यादा मनी का वो इन्वेस्टिंग में ही है। और फिर भी वो बताते हैं कि वो ट्रेडिंग करते हैं, मतलब पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा वहाँ पड़ा है, इन्वेस्ट करा हुआ है, और फिर भी बताते हैं कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर हूँ। क्योंकि इन्वेस्टिंग इज फॉर वेल्थ प्रिजर्वेशन एंड वेल्थ ग्रोथ। अब अगर जो इंसान क्रिप्टो भी करता है, क्रिप्टो करके उसने अगर 1 करोड़ रुपए कमा लिया है, वो भी इक्विटी में डालेगा, क्योंकि वो सेफ है ना, वो पैसा सेफ है। अगर मैं उसे बिटकॉइन में डालूं, किसी कॉइन में डालूं, तो कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल वो सही रहेगा नहीं रहेगा, कहीं भी जा सकता है। बिटकॉइन गिर गया भाई 25%, 75 लाख रहेगा, कोई गारंटी थोड़ी है कि रिकवर होगा। तो वहाँ पे रिस्क रहता है। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए और कैपिटल ग्रोथ के लिए इक्विटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इन्वेस्टिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और पैसे को ग्रो करने के लिए, उसको मल्टीफोल्ड करने के लिए, उससे और पैसा निकालने के लिए ट्रेडिंग है, क्रिप्टो है, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, तो यू कैन डू बोथ। ठीक है, अब मैं पूरा एक चीज़ समराइज कर देता हूँ लोगों के लिए। आपने ये बताया है कि यू प्रेफर इक्विटी, एंड अगर कोई बिगिनर मार्केट में एंटर होता है तो वो इक्विटी में कर सकता है इन्वेस्ट, बट उससे पहले इन्वेस्ट इन योर नॉलेज फर्स्ट, ठीक है? क्योंकि अगर आप नॉलेज में इन्वेस्ट करते हो यू विल गेट बेस्ट रिटर्न्स इन फ्यूचर, एंड उसके बाद आप एंटर हो जाओ मार्केट में। स्टार्ट विथ मे बी म्यूचुअल फंड, स्टार्ट विथ स्टॉक्स, बट आप समझो कि फंडामेंटल्स कैसे समझते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, आप ये सारी चीज़ें समझो, देन यू कैन एंटर इन दी मार्केट। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म पर्पज से आ रहे हो तो आप गलत पर्सपेक्टिव है आपका अभी के लिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट में मत आओ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत लोगों ने पैसे बनाए हैं, एंड इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, राइट? ये आपके इससे समझ आया, मुझे जो समराइज करना था वो मैंने कर दिया लोगों के लिए। अब थोड़ी ना कुछ जनरल बातें कर देते हैं, क्विक, ठीक है? मुझे ये समझना है आपसे कि क्या आप, मतलब आपके पास इतना फंड आ चुका है, बट एक चीज़ मुझे जाननी है, आजकल ना लोग क्या कर रहे हैं, इंडियंस में ये आ गया है, फोमो क्रिएट बहुत होता है, लोग बहुत फोमो क्रिएट कर देते हैं। लेट सपोज सोशल मीडिया, हम तो सोशल मीडिया पे ही है, राइट? और हमें उस चीज़ का ज़्यादा पता है। लोग आजकल फोमो क्रिएट करते हैं, कॉन्सर्ट्स ये वो सब, जैसे अब आईफोन आ गया, ठीक है? आपके पास भी आईफोन 17 है, मेरे पास भी आईफोन 17 है, ठीक है? बट हमने ये किस पर्पस से लिया है? हमारा पर्पस क्या है इसके पीछे? वर्क। हम इसी से कंटेंट क्रिएट करते हैं। बट अगर कोई लोग यही फ़ोन डाल रहे हैं तो लोगों को फोमो क्रिएट हो जाता है, अब लोग आईफोन खरीद लेते हैं। इंडियंस में ये मैंने चीज़ नोटिस करी है। आपको क्या लगता है, फोमो क्रिएट होके लोग जो आईफोन खरीद रहे हैं ईएमआईज पे, वो सही है? और आप ऐसे इन्वेस्ट करते हो, मतलब आप इन चीज़ों में, लग्जरी में ऐसा पैसा डालते हो कि यार फोमो हो गया खरीद लेता हूँ, ऐसा कुछ होता है आपसे? ये जनरल चीज़ है जो मुझे जाननी है आपसे। मतलब आई थिंक व्हेन यू बाय दीज थिंग्स, आपके अंदर एक वॉइड है जो आप फिल करना चाहते हो। हर इंसान के मतलब मुझे लगता है हर इंसान में ना एक खालीपन होता है जो उसे भरना चाहता है, ठीक है? किसी ना किसी चीज़ से, कोई किसी प्यार से भरना चाहता है, कोई चीज़ें खरीद के भरना चाहता है, पैसे से भरना चाहता है, ग्रोथ से भरना चाहता है। तो इट्स लाइक व्हाट यू चूज़, ठीक है? आई चूज़ दैट ग्रोथ, कि मेरे अंदर जो खाली वॉइड है, आई कैन फिल दैट विद ग्रोथ, कि अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। काफ़ी सारे लोग उसे चीज़ों से एसोसिएट कर लेते हैं, और चीज़ों की खुशी मोमेंट्री होती है, ठीक है? आज अगर आप, और आईफोन तो सभी ले लेते हैं आज की डेट में, आपने ले लिया ना, व्हाट चेंज्ड, ठीक है? नथिंग विल चेंज। तो फोमो के अंदर आके मैं चीज़ें नहीं लेता हूँ, एंड आई ऑलवेज थिंक कि भाई मेरी पर्सनल ग्रोथ का पैरामीटर कोई चीज़ नहीं हो सकती है, दैट इज़ माई पर्सनल ग्रोथ। और मैं उस पर बात करता हूँ ना कि यार मेरी ज़िंदगी में जितने मज़े लिखे हैं ना, तो मैं वो करके जाऊँगा। अगर मेरी लाइफ में लिखा हुआ है कि भाई मर्सिडीज़ BMW और सब कुछ चलाऊंगा ना, तो मैं चला के ही जाऊँगा। मुझे उस चीज़ में नहीं आना कि आज ही चलानी है ना? आज मैं बताता हूँ, एक टाइम था जब मैं बाइक ले सकता था 11th-12th में, पैसे तो आ ही रहे थे। उन्होंने बोला भाई बाइक ले लो ना यार, बाइक ले लो, और मेरे दोस्त ले भी रहे थे, कोई अपाचे ले रहा था, कोई पल्सर ले रहा था, कोई, मैं अपना स्प्लेंडर ही चला रहा था, ठीक है? क्योंकि मुझे पता था कि यार ये तो नहीं लेना है। तो फिर मैंने क्या खरीदा, डायरेक्टली ही कार खरीदी, ठीक है? तो मुझे पता है कि यार इफ़ आई एम नॉट बाइंग एनी थिंग, तो वो डिलेड ही है, एक दिन वो मैं बहुत आराम से खरीद सकता हूँ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कभी भी जो फाइनेंशियल डिसीजन है या बाइंग वाला डिसीजन, कभी भी उस चीज़ में नहीं करता हूँ कि यार वो मुझे फाइनेंशियली पेन दे। जब मुझे वो फाइनेंशियली पेन नहीं देगा तब खरीद लेंगे, अभी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी चीज़ें बात करने के बाद वापस आते हो उस पर, आपने अभी सेबी आरए लिया है, तो मुझे आप बताओ कि आपका फ्यूचर गोल क्या है?
मतलब यहाँ से आप कहाँ जाने वाले हो, कुछ तो सोच समझ के ही आपने लिया होगा डिसीजन, तो उसके ऊपर क्या टेक है आपका? सो इस पे टेक क्या है, इस पे भी मैं थोड़ा फिलोसफिकल हो जाऊंगा कि हर इंसान की मतलब उम्र में ना तीन चीज़ें होती हैं. फर्स्ट यू चीज़ मनी. ठीक है, जब आप पैसा चीज़ करते हो तो आपने पैसा कमा लिया. वंस यू रीच देयर तो आपको रीच होता है पैसा तो कमा लिया, इज्जत नहीं कमाई. ठीक है, तो आप सेकंड पॉइंट पे आते हो कि नाउ आई हैव टू अर्न रिस्पेक्ट. ठीक है, तो मैं अभी उस सेकंड फेज में हूँ. ठीक है, ठीक जहाँ है। पे आई हैव गॉट रजिस्ट्रेशन. अब मैं अच्छे क्लाइंट्स चाहता हूँ कि मुझसे कनेक्टेड हूँ, मैं उनको एक अच्छी सर्विस बिल्ड करूँ. एंड उसके बाद मैं एक आगे चल के पीएमएस म्यूचुअल फंड, दिस इज़ माई अल्टीमेट गोल. ये 1 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, मुझे नहीं पता. बट दैट इज़ अ गोल जिसकी तरफ मैं देख रहा हूँ कि कल को मैं एक खुद का म्यूचुअल फंड, खुद का पीएमएस, ये सारी सर्विसेज लॉन्च करूँ. अब जैसे मुझे तो पता है और बाकी लोगों को भी पता चल गया कि आप काफ़ी यंग हो, और यंग एज में आपने इतना गोल सेट करके रखा है अपने लिए, ये आपके फ्यूचर गोल्स हैं. तो अब मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन यही होना चाहिए कि आप क्या सजेस्ट करोगे, कोई अगर ये 17 ईयर ओल्ड या 18 ईयर ओल्ड इस पॉडकास्ट को देख रहा है, वो क्या टेक ले आपसे, वो क्या सीखे, वो आप बता दो, उनके लिए कोई इंस्पिरेशन आप दे दो. सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स. जब आप 17-18 साल के होते हो ना, आपकी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मैं उस कॉन्सर्ट में नहीं जा सकता हूँ. इफ़ यू हैव दीज प्रॉब्लम्स, स्मॉल प्रॉब्लम्स, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे. एक ऐसा गोल सेट करो जिससे आपको लगता है कि भाई मैं 2 साल काम करूँगा तब अचीव होगा. तो सॉल्व वेरी बिग प्रॉब्लम्स. अगर आप 17 साल के हो ना, तो आप एक ऐसा गोल रख लो कि भाई मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे हो सकता है इतना पैसा कमाना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इस इंसान से मुझे मिलना है, इस इंसान से बात करनी है. तो सेट वेरी बिग गोल्स एंड वर्क ऑन बिगर प्रॉब्लम्स. अगर आप बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो तो कुछ ना कुछ हो जाएगा. और मुझे भी ऐसा लाइफ में लगता है कि मैंने और बड़ी प्रॉब्लम से फोकस करना होता तो शायद मैं और ज़्यादा ग्रो हो सकता था. तो मेरा लाइफ का एक ही मोटो है कि वर्क ऑन बिगर प्रॉब्लम्स. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू एंड सो मुझे मच फॉर. लगता है कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि मैं इंस्पायर हो चुका हूँ आपसे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.